बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हसैन लियाकत। ना मेरे लिए इन्होंने गुड मॉर्निंग छोड़ी है ना वेलकम छोड़ा है। मुझे पता है इनके पास ऐसे ही बहुत कुछ है। मैं करूँगा तो क्या करूँगा, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप की सुबह की सोच के साथ आपकी सुबह का भी आगाज़ हो चुका होगा और आपकी सुबह को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हमारी सुबह की सोच में बहुत कुछ मौजूद है, जिसमें सोशल स्टोरीज से लेके कुछ क्राइम स्टोरीज भी होंगी, फिर मुल्क की सियासत के ऊपर बात होगी और फिर आजकल कुछ साइकी के इशूज़ भी चल रहे हैं हर दूसरे इंसान के साथ, उस हवाले से भी बात होगी। और आखिर में कौमी स्टार हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमारी सुबह को, आपकी सुबह को हसीन तर बनाएंगे और हसीन तरीन बनाएंगे। लेकिन सबसे आगे बढ़ते हुए, मैं अभी स्टूडियो में दाखिल हुआ हूँ तो ये 2000 रुपया मिला था। किसका है? मेरे ये आपके हैं? वो अहमद भाई आपके हैं? वो सब ऊपर से हमाद कह रहा है मेरा है, सब कह रहे हैं हमारे। वो सईद की भी आवाज आई नहीं मेरे ही है, क्योंकि मैं आपके साथ पैसे मुझे यहाँ से मिले और उम्मीदवार 6 लोग मतलब ये हमेशा से होता है, स्कूल कॉलेजेस में भी होता है, मेरे स्टूडियो में भी हुआ कि पैसे मुझे मिले। गजल भी उम्मीदवार है, अहमद भाई भी उम्मीदवार हैं, ऊपर हमारे प्रोड्यूसर साहब भी उम्मीदवार हैं, सईद साहब भी उम्मीदवार हैं। वैसे इस हवाले से ना कुछ हुआ है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम कमेंट्री करते हैं। ये किसी के पैसे गिर गए, ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ख़वातीन हज़रात, ये यहाँ का हाल नहीं है, ये आपकी कौमी असम्बली का हाल है, जहाँ पे कौमी असम्बली में स्पीकर साहब को पैसे मिले और वो पैसे जब उन्होंने लहराए तो उसके बाद 12 हाथ आपके मेंबरान कौमी असम्बली के खड़े हो गए। ख़वातीन हज़रात, ये वाक़या हुआ आपकी कौमी असम्बली में जब अयाज सादिक साहब ने अपने हाथ लहराए और 12 अरकान इतने पैसे नहीं जितने हाथ खड़े हो गए। एग्जैक्टली 12 अरकान ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद यहाँ पे भी कहके हुए, ऐवान में भी कहके हुए, लेकिन इजलास खत्म करते ही स्पीकर ने यह बता भी दिया कि एक इकबाल अफरीदी साहब के पैसे थे जो उन्हें वापस कर दिए गए। लेकिन ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारी सोसाइटी में कहीं पे भी किसी के पैसे अगर गिर जाएं तो अगला बंदा अगर ईमानदारी के साथ ये बता दे कि मुझे पैसे मिले, तो 12 उम्मीदवार आ जाते हैं, 30 उम्मीदवार आ जाते हैं, उसके बाद रेक्टिफाई करना पड़ता है और करते 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 आपको कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं कि जो असल उसका मालिक होता है ना उस तक पहुंचना है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब और गरीब सी बात थी कि कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान को वो पैसे चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो स्पीकर साहब खुद भी ये कह रहे थे कि इतने पैसे नहीं है जितने हाथ खड़े हो गए, लेकिन चले एंड पे जिसके थे पैसे इकबाल अफरीदी साहब के, उनको वो पैसे मिल गए और अच्छा हुआ। बहुत प्यार है हमारे हर बंदे को प्यार है, यहाँ मेंबरान असम्बली को भी प्यार है, मेंबरान असम्बली को भी है, यहाँ पर भी है। जैसे ही असलैन ने कहा, मैंने कहा मेरे ही होंगे क्योंकि अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ पैसे रख के। तो खैर जी, ये एक इंटरेस्टिंग सा वाकया था जो आपके साथ हमने शेयर किया। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं कि इस्लामाबाद में पहली बार हॉट एयर बैलून और ग्लाइडिंग का तजुर्बा मुतारिफ कराया गया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, जिससे मकामी अफराद और सयाह दारुल हुकूमत के वसी मनाजिर का लुत्फ उठा सकेंगे। और ये नया एडवेंचर जो है वो शहर की बढ़ती हुई सयाहत को मज़ीद फ़रोग देने की तवक्को रखता है। पाकिस्तान एडवेंचर टूरिज़म एसोसिएशन की क़यादत में मकामी एविएशन माहिरीन के इश्तराक से ये लॉन्च फैसल मस्जिद, रावल झील और इसके साथ साथ दामनिको की सरसब झीलों को 1000 फीट की बुलंदी से दिखाता है। और तुर्की से दरामद और सिविल एविएशन अथॉरिटी इसके साथ साथ आप ये कहें कि सर्टिफाइड टेथर्ड हॉट एयर बैलून 4 से 6 अफराद के लिए 10 से 15 मिनट की महफूज फ्लाइट्स देता है। और अगर पर पर्सन के पैसों की बात की जाए, दोबारा से पैसों की बात आ गई, तो 5000 रुपये इसका टिकट है पर पर्सन के लिए जो इसका अदा करना होगा। बिल्कुल ऐसे ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। हमने देखा है कि मुल्क के तूलो अर्ज में इस तरह की एक्टिविटीज़ का रुझान बढ़ रहा है। अब इस्लामाबाद से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, हम कई जिप लाइन देखते हैं कि इस तरह के बैलून देखते हैं और ये आवाम की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है सेहत के हवाले से उसको भी फ़रोग देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि ये ज़्यादातर हमें पूरे मुल्क में प्राइवेट सेक्टर करता हुआ नज़र आता है। हालांकि अगर दुनिया में देखा जाए तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तो कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाता है। सो हमारे यहाँ गवर्नमेंट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेड होती है। मुझे आज भी याद है, आज से 6 महीने पहले जब मैं बालाकोट में गया तो इसी तरह के एक बैलून का इशू बना हुआ था। वहाँ पे पहले उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इसको लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद पता चला कि नहीं, आपने फलां इदारे से एनओसी नहीं ली, फलां इदारे से एनओसी नहीं ली। तो हमारे यहाँ होता ये है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर लें तो उसमें कदगन बहुत ज़्यादा लग जाती है और एनओसीज का चक्कर आ जाता है। अगर
आपका बिजनेस चल जाए, अगर ना चले तो फिर कोई नहीं पूछता। लेकिन ये हम लोग, मैं और हसनैन आप भी जाएंगे, ठीक है, जल्दी करने के लिए। जल्दी जाएंगे और जल्दी नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि हमें खुद नहीं, हम मैं और आप भी जाएंगे और उसके साथ साथ हम कैमरे को भी लेके जाएंगे और अक्स बंद करेंगे सुख की सोच के लिए, ताकि तमाम तर नाज़रीन हमारे साथ ये लम्हात एंजॉय कर सके। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास यूरोप से। लैटविया में मर्दों की कमी हो चुकी है और ख़वातीन का एक रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हस्बैंड्स फॉर हायर। अच्छा, हस्बैंड हायर किए जा रहे हैं, क्योंकि अब हस्बैंड्स को भी हायर किया जा रहा है। वैसे ये सुन के आपको हैरानगी होगी कि हस्बैंड हायर हो सकते हैं, एकदम से एक बंदे का दिमाग बड़ा अजीब व गरीब सा हो जाता है। लेकिन आपको इसकी हकीकत भी बताता चलूँ कि आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में खवातीन की तादाद मर्दों से 15.5% कम है, जो यूरोपीय यूनियन की औसत से, जो उनकी एवरेज है, उससे 3 गुना ज़्यादा है। 65 साल से जायद उम्र की खवातीन मर्दों के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हैं और समाजी हलकों में मर्दों की कमी के बायस बहुत सी खवातीन के दोस्तों के जो ग्रुप्स होते हैं आपस में जो बने होते हैं, उनमें भी मुकम्मल तौर पर खवातीन शामिल हैं, जबकि कुछ खवातीन ने शराकतदार की तलाश पे बैरून मुल्क मुंतकिल होना भी शुरू कर दिया। लैटविया में एक प्लेटफॉर्म है जिसको कमांडर 24 कहते हैं, जैसे इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इस प्लेटफॉर्म में मेन विद गोल्डन आर्म, अच्छा, या फिर गोल्डन हैंड, उसके नाम से एक ऐप भी है, आप उस पर जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ये आके करते क्या हैं, ये किसी भी घर में इनको आप हायर कर सकते हैं, ये आके प्लम्बिंग करते हैं, अच्छा। इसके अलावा लकड़ी का काम करते हैं, फिर कारपेंटिंग करते हैं, फिर इसके अलावा टीवी माउंटिंग जैसी खिदमात सरंजाम देते हैं, जो घरों में रवायती तौर पे हस्बैंड्स किया करते हैं, ताकि खवातीन को घर के कामों के लिए अजनबी मर्दों के साथ गैर ज़रूरी और जो मुश्किल समाजी तामुल है उससे बचाया जा सके। और माहिरीन इस संगीन सिनफी तवाज़ुन की ख़राबी को मर्दों में कम मुतवक्को उम्र से उनकी जो जोड़ते हैं, वो क्यों जोड़ते हैं? सिगरेट नोशी की वजह से, ख़राब सेहत की वजह से, गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इसका नतीजा। और यही रुझान इस वक्त यूरोप पे पूरे देखा जा रहा है और यही रुझान पूरे बरतानिया में भी देखा जा रहा है, जहाँ पे खवातीन की तादाद बढ़ रही है और मर्द कम हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारे मुल्क में अभी तक ऐसा कोई रुझान पैदा नहीं हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा रेशो नहीं आई, 51 to 52% खवातीन हैं और 48%। लेकिन इस तरह की सिचुएशन अभी शायद नहीं पैदा हुई कि हस्बैंड फॉर हायर किया जाना चाहिए। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और इसके साथ साथ जिस तरह इसकी पीछे वजूहात क्या है, जब मैंने भी स्टोरी को देखा तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च देखी, तो वो ये थी कि 8 से 10 साल मर्द जो हैं वो कम जीते हैं बनिस्बत औरत के, जितनी भी फीमेल्स होती हैं। और उसमें जो मसाइल हैं, उसमें मसाइल यही है कि स्मोकिंग का इस्तेमाल बहुत होता है, अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, फिर दिल के अमराज बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर चेकअप नहीं होता मेडिकल। और जितने मर्द वहाँ पर मौजूद हैं, एक ये भी वजह सामने आई कि वो माइग्रेट कर जाते हैं अपनी नौकरी की कुछ इशूज़ की वजह से, या फिर दीगर कोई मसाइल होते हैं उनकी वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये भी इशू है। तो इसके साथ साथ अब ये है कि बहुत सारे लोग इस स्टोरी जल्दी मर जाते हैं, ऐसे बड़ी ज़्यादती है मर्दों के साथ। नहीं है, लेकिन ये है कि ये मतलब इतना जुल्म करती हैं ये औरतें कि मर्द बेचारे जल्दी मर जाते हैं। लेकिन अगर ये जो मसाइल हमने डिस्कस किए ये भी कम हो जाए तो बेहतर नहीं है? नहीं, वैसे जब हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे स्मोकिंग सिर्फ मर्द नहीं करते, खवातीन भी करती हैं। वहाँ पे अल्कोहल सिर्फ मर्द नहीं पीते, खवातीन भी पीती हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस देती है ना खवातीन, इस वजह से मर्द बेचारे चल बसते हैं। वैसे मुझे ये बताएं, अभी इससे पहले आपने कहा कि मर्द जल्दी मरते हैं, वो कभी किसी औरत पे मरते हैं, कभी किसी औरत पे, आप कौन सा मरना कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि दूसरे वाला मरना, जिसकी वजह से उनकी तादाद कम हो रही है। ओके, सही। तो जी ये स्टोरी आपको बतानी भी लाजमी थी कि ऐसा भी दुनिया में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा आपको ये भी बताते हैं कि ऐसे दौर में जहां अदालतों में ज़्यादातर ख़ानदानी झगड़े, विरासत या फिर जायदाद के गिर्द केसेस घूम रहे होते हैं, तो सऊदी अरब से सामने आने वाला एक नायाब और जज्बाती मुकदमा मुल्क भर समेत बैरूने मुल्क लोगों के दिलों को छू गया। कासिम रजन के इलाके अलास्किया में 2 भाई जज के सामने खड़े थे, तो जो झगड़ा था वो ना ही जायदाद पे था ना पैसों पर था, बल्कि झगड़ा इस बात पर था कि दोनों अपनी ज़ईफ़ उल अमर वालिदा की खिदमत की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते थे। वालिदा उनकी बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थी, बूढ़ी हो चुकी थी, और दोनों भाई का ये झगड़ा था कि वालिदा हमारे साथ रहे। बड़े भाई जो हज़ामुल गमादी हैं, उन्होंने अपनी माँ की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजार दी और उन्होंने शादी भी नहीं की और ना ही उन्होंने ना मुलाजमत इख्तियार की। उनका कहना था कि वो हर लम्हा अपनी वालिदा के करीब रहना चाहते हैं और उनकी खिदमत ही उनकी खुशी और मकसद है। छोटे भाई की बात की जाए तो उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ की जिम्मेदारी उठा लें, और उनका ख्याल था कि हज़ाम भाई जो बड़ा यानी कि जो भाई था वो अब बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं और मुसलसल खिदमत के बाद अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। दोनों की ये ख्वाहिश में मुकाबला नहीं था बल्कि मोहब्बत थी, और जज ने फैसला ना कर पाते हुए माँ को अदालत में बुलाने का हुक्म दिया
اور وہ 100 سال سے زائد عمر کی تھی جو ان کی والدہ تھی، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس بیٹے کو منتخب کرتی ہیں تو انہوں نے واضح جواب دیا کہ دونوں میرے لیے بائیں اور دائیں آنکھ کی طرح ہیں۔ ان کے الفاظ نے عدالت کو حیرت میں ڈال دیا اور ماں اور بچوں کے گہرے رشتے کی عکاسی کی۔ جب ماں فیصلہ نہ کر پائی تو دونوں بیٹے سچے دل سے خدمت کی خواہش بھی رکھتے تھے، تو جج نے عملی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا کہ والدہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری چھوٹے بھائی کو سونپ دی گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ شادی شدہ تھے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی مدد کر سکتے ہیں ان کی دیکھ بھال میں۔ اور یہ واقعہ بہت پرانا ہے، بہت پہلے یہ پیش آیا تھا، لیکن ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ابھی رواں ہفتے جو ایکس ہے یا پھر ٹویٹر ہے وہ دوبارہ اس واقعے کو اس پر بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہا ہے اور لوگوں نے اسے بے مثال محبت اور قربانی کی کہانی بھی قرار دی۔ بالکل ایسی پچھلی سٹوری میں ہم یورپ کی سٹوری بتا رہے تھے جہاں پہ ہم مردوں کے مرنے کی بات کر رہے تھے، کوئی مرد محبوبہ پہ مرتے ہیں، کوئی مرد ویسے ہی مر جاتے ہیں یا محبوبہ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ سعودیہ میں مرد تو مر رہے ہیں لیکن یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے ماں کی وجہ سے، ماں کی خدمت کے حوالے سے، اور یہ خوبصورتی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو دین کی تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو معتبر سمجھتے ہیں، ان کی خدمت کو معتبر سمجھتے ہیں، اور جس طرح سے وہ ضعیف العمری میں پہنچتی ہیں تو اس کے بعد یقینی طور پہ ان کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور یہی اگر آپ یورپ کی بات کریں گی جہاں پہ خواتین زیادہ ہیں اور مرد کم ہو رہے ہیں، اس یورپ میں اسی طرح کی ماؤں کو اکثر و بیشتر اولڈ ایجز میں بیچ دیا جاتا ہے، اولڈ ہاؤس جو ہوتے ہیں وہاں پہ بیچ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کو ایک مطلب جو ہے نا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، ایسا پوچھا بھی نہیں جاتا، ایسا پوچھا بھی نہیں جاتا، اور وہ سرکل چل رہا ہے نا، وٹس گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ والا سرکل ہے، وہی سرکل ان کے ساتھ بھی چلتا ہے، ان کی اولادوں کے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ خواتین نوزاد آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر آپ کو دیتے ہیں، اور بعض شہری ایسے ہوتے ہیں جو قانون کے اوپر اس حد تک عمل کرتے ہیں کہ وہ پوری جگہوں پہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص کو کار چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی قدم اس وقت سامنے آیا جب مبینہ طور پر پولیس نے اسے کار چلانے کے دوران ہیلمٹ نہ پہننے پر 1100 روپے کا چالان کیا۔ مطلب کار چلانے پر ہیلمٹ نہ پہننے پر چالان، مطلب یہ عجیب و غریب سا چالان تھا۔ ہاں، بھارتی شہری گلشن کا کہنا ہے کہ میں ایک گاڑی چلا رہا تھا اور باقاعدہ سیٹ بیلٹ بھی لگائی تھی، لیکن پھر بھی پولیس نے روکا اور انہیں ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کر دیا۔ گلشن کا کہنا تھا کہ وہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہری ہیں، اس لیے انہوں نے چالان کے بعد احتیاطاً کار چلاتے ہوئے بھی ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا تاکہ دوبارہ چلان نہ ہو سکے۔ واقعہ سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر لوگوں نے حیرت کا اظہار بھی کیا، طنز و مزاح بھی کیا، اور ٹریفک قوانین کے جو نفاذ ہے اس میں غلطیوں پر سوال بھی اٹھائے۔ مقامی حکام نے معاملے کی تصدیق یا وضاحت پر اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا اور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ٹریفک وارڈن تھا نا وہ بھی پی کے ہی تھا، کیونکہ وہاں پہ پی کے کافی زیادہ ہوتے ہیں، پی کے کافی زیادہ۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں جو رولز آئے ہیں نا ابھی ہیلمٹ والے اور جرمانے والے، اس کا اثر ہمارے پڑوسی ملک نے بہت زیادہ لے لیا کہ گاڑی والوں کو بھی اب چلان کیا جا رہا ہے، مطلب کہ وہ اس کو نا ایک سٹیپ ہم سے آگے ہو گئے۔ ہم نے بائک والوں کو ہیلمٹ لازمی کیا تھا نا کہ آپ گاڑی میں سیٹ بیلٹ بھی پہنیں گے اور ہیلمٹ بھی پہنیں گے۔ اتنی بھی آپ ہماری کیا مطلب نقل کرتے ہیں، کاپی کر رہے ہیں آپ۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خیر جی، عجیب و غریب سی یہ واقعہ تھا جو آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کرنا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سیگمنٹس کرتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے ایک سیگمنٹ کیا جس میں ہم نے ایک ٹرینر کو بھی بلایا جس نے باقاعدہ حسنین آپ نے بھی ان کے ساتھ ورزش کی اور بتایا کہ کس طرح سے ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہم ڈائٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب سردیاں ہیں نا، اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت لیزی ہو جاتا ہے انسان، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، گھر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اسپیشلی ہمارے وقت میں تو بالکل اٹھنے کا دل نہیں کرتا کہ صبح 7 بجے آپ اٹھیں، اٹھ کے آئیں اور یہاں پہ آ کے تیاری کریں، تیاری کرنے کے بعد شو کریں، بالکل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بس بستر میں انسان سویا ہی رہے اور اپنی نیند پوری کی جانا، اور اکثر پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہر وقت سونا بھی امپورٹنٹ ہے یا پھر نہیں۔ تو اب اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ ورزش یا نیند دونوں میں صحت کے لیے زیادہ اہم کون ہے۔ اچھی صحت کے لیے نیند اور ورزش دونوں کو اہم قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے نیند زیادہ اہم ہوتی ہے یا ورزش؟ اس سوال کا جواب ایک نئی طبی تحقیق میں دیا گیا ہے۔ جرنل کمیونیکیشن میڈیسن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مجموعی صحت کے لیے نیند ورزش سے زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے، اور تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں بیشتر افراد نیند اور ورزش دونوں کے لیے تجویز کردہ سفارشات کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اگر نیند پر توجہ مرکوز کی جائے تو یہ صحت کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ بیشتر افراد 7 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، جبکہ 8000 سے کم قدم روزانہ چلتے ہیں۔ محض 8 میں سے ایک مسافر یا پھر فرد دونوں اہداف کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس تحقیق میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 70000 سے زائد افراد کی نیند اور جسمانی سرگرمیوں کے ڈیٹے کا تجزیہ کیا گیا،
اور یہ ڈیٹا 3.5 سال میں اکٹھا کیا گیا تھا، اور پھر جب تحقیق کی گئی تو تحقیق میں یہ دریافت کیا گیا کہ 17% افراد کی نیند کا دورانیہ 7 گھنٹے سے کم ہوتا ہے، جبکہ وہ روزانہ 5000 سے کم قدم بھی چلتے ہیں۔ ایسے افراد میں دائمی امراض جیسے کہ ہم موٹاپے کی بات کرتے ہیں، پھر دماغی امراض کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر محققین نے تسلیم کیا کہ یہ تحقیق کسی حد تک محدود ہے، کیونکہ اس میں ذاتی ٹریکنگ ڈیوائسز کے ڈیٹا پر انحصار کیا گیا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ نیند پر پوری توجہ مرکوز کی جائے اور کم از کم 7 گھنٹے تک سونے کی کوشش کی جائے۔ پھر مزید یہ بھی کہا گیا کہ اگر نیند کا دورانیہ 7 گھنٹے ہو تو لوگ جسمانی طور پر بھی زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، نیند بہت لازمی ہے خواتین و حضرات، اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ سوتے ہیں، جم نہیں جاتے، ورزش نہیں کرتے۔ کچھ میرے جیسے لوگوں کو تو یہ تحقیق بہت اچھی لگے گی کہ آپ ورزش کرنے سے بہتر ہے، جم جانے سے بہتر ہے کہ آپ نیند کر لیں، لیکن اس طرح کے اوپر آپ نے بالکل اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سوئے رہیں، عمل نہیں کرنا، کیونکہ کل اسی تحقیق کا کوئی ریبرٹل آ جائے گا۔ ابھی اگر یہ یورپ سے تحقیق ہے یا امریکہ سے ہے تو کل چائنا والے اپنی تحقیق دے دیں گے، جاپان والے اپنی تحقیق دے دیں گے۔ سو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، اپنی نیند کو 7 گھنٹے سے 8 گھنٹے بڑھا دیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ اگر جم جا رہے ہیں تو جم جانا چھوڑ دیں، آپ اگر ٹریلز جا رہے ہیں تو ٹریل جانا چھوڑ دیں، یا واک کر رہے ہیں تو واک کرنا چھوڑ دیں۔ آپ واک بھی کنٹینیو کیجئے، لیکن اپنی لائف کا سرکل اس طرح کا بنائیے کہ آپ 8 گھنٹے اپنی نیند لازمی پوری کیجئے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ تھی جی آج کی ہماری سوشل سٹوریز، یقینی طور پر آپ کو اچھی لگی ہوں گی، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ یہاں پر اب لیں گے شارٹ سی بریک اور واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی اس متعلق ہم نے بات کی، اور اس سے گزشتہ پہلے کچھ ہفتوں میں بھی ہم نے بات کی تھی پاکستانی یوٹیوبر سعد الرحمان ڈکی بھائی کی، جنہوں نے غیر قانونی جوئے کی ایپس کی تشہیر کے مقدمے میں ضمانت پر رہائی کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے افسران پر تشدد اور رشوت مانگنے سمیت دیگر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے صرف ایک طرف کی کہانی سنی ہے، مگر جتنے بھی پہلو سامنے آئے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ کیا ہمارے جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا درست استعمال بھی ہو رہا ہے یا پھر نہیں، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ بالکل اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جعفری صاحب فارمر ڈی جی ایف آئی ہیں، وہ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جعفری صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ڈکی بائی کی کہانی ہم سب نے سنی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک طرف کا موقف ہے، لیکن حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا ایف آئی اے کی آپ ہمیں بتائیے گا کہ ان کی تفتیش کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگوں سے تفتیش کرتے ہیں جس طریقے سے ڈکی بھائی نے پورے پاکستان کو بتایا، عوام کو بتایا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پیورلی اب نارمل تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایف آئی اے نہیں ہے، یہ این سی سی آئی ہے۔ یہ کسی زمانے میں یہی اسی کا سائبر ونگ تھا، یہ پہلے ایف آئی اے تھا جی۔ یہ بالکل اب نارمل ہے۔ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، ان لوگوں کو میں نے ہی ریکروٹ کیا تھا، سچی بات ہے، بڑی تکلیف ہوئی مجھے دیکھ کے، اور پہلے کبھی نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی مار پیٹ کے کو پیسے لے لیے، لیکن جس طریقے سے اس کو دیکھا گیا، لیکن میں پھر یہاں یہ کہوں گا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے اس وقت یہ ون سائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب تک جن پہ یہ الزام ہیں ان سے ان کا وشن نہ لیا جائے، کورٹ کے اندر یہ اپنا بیان نہ دے دیں، میں سمجھتا ہوں تو جب تک اس کے اوپر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ بات یہ ہے کہ جب مجرمان پکڑے جاتے ہیں تو ان پہ ایلیگیشن ہوتا ہے۔ اس کا پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک تفتیشی افسر ہوتا ہے، آئی او کہتے ہیں اس کو نا، وہ تفتیش کرتا ہے۔ اب اس کیس میں جو کچھ ہوا ہے کہ جو لوگ انوالو تھے اس کے اندر، اللیجڈلی انوالو تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں، پیسہ دینے والوں کے پاس تھا، لینے والے کے ظاہر ہے وہ تو اس نے لینا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں دینے والے بھی اتنے مجرم ہیں، وہ پروٹیسٹ کر سکتے تھے، عدالت میں جا سکتے تھے، کورٹ میں جا سکتے تھے، وکلا کے پاس کہ یہ ہمارے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے۔ جب آئی او اس کی انکوائری کر لیتا ہے تو ایک پرچہ کرتا ہے، اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں۔ اس کے مطابق پھر وہ اس کی جو ہے نا اس کا ریمانڈ لینا پڑتا ہے۔ اب ریمانڈ کورٹ نے دیا ہے اور کورٹ باقاعدہ پوچھتی ہے، جو ریمانڈ ختم ہوتا ہے اور ادارہ ایکسٹینڈ کرانا چاہتا ہے ریمانڈ کو، ملزم سے پوچھتا ہے، اس کے وکیل سے پوچھتا ہے کہ آپ پہ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کوئی جبر تو نہیں ہو رہا، کوئی مار پیٹ تو نہیں ہو رہی۔
تو اس وقت بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا یہ سارا پروسیس پورا ہوا کہ نہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد سب سے عام بات یہ کہ ایک نیگیٹیوٹی جو پھیل رہی ہے اداروں کے خلاف، اس سے نقصان ملک کو ہوگا میں سمجھتا ہوں. تو سب کو اس پہ ذرا پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے. باقی ہمارے جھگڑے آپس کے چلتے رہیں گے اس کے اوپر. اور یہ جو کام ڈکی بھائی کر رہے تھے وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں تھا، وہ بھی جوا ہی تھا میں سمجھتا ہوں. بڑے لوگوں نے پیسے بھی اس میں لگائے اور انہوں نے، ان کی یہ بڑائی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا اس کا کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کیا جائے. اور قومیں اس طرح ہی آگے جاتی ہیں کہ جو غلطی کرتا ہے وہ اس کی معافی مانگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو اب ختم کر کے پاکستان کی بہتری کی، یوتھ کی امپاورمنٹ کی بات. اچھا سر، جب ابھی آپ نے تمام تر حقائق بھی سامنے رکھے، ہم نے وہ موقف بھی سنا، آپ کا بھی سن رہے ہیں، لیکن ایک تنقید افسران پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں. اب این سی سی آئی کے 6 اہلکاروں کی گرفتاری اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن کے ایکشن کو آپ پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کرپشن کی جو لاز ہیں بڑے کلیئر ہیں. جس طرح ڈکی بھائی پہ الزام لگا اس طرح ان پہ بھی الزام لگا. اب یہ اریسٹ ہو گئے نیچرلی، اب یہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں گے اور میں سمجھتا ہوں ان کے وکلا ہوں گے، کورٹ میں جائیں گے. لیکن اس کیس کو ذرا ڈیفر نہیں کرنا چاہیے اور اس کا فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے. ایویڈنسز جمع کرنے چاہیے، فورینسک رپورٹ لینی چاہیے اس کی، اور اس کا ایسے فیصلہ کرنا چاہیے اس سارے معاملے کا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے کہ انصاف ہوا ہے ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پریشر میں آ کے مطلب انصاف نہ ہوا تو پھر وہی جو اولڈ سٹوری ہے وہ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی وہ ہر چیز کو بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے لیے میڈیا بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. اور اس طرح کی جرائم کی مزید روک تھام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کنسلٹیشن ڈائلاگ کرنا چاہیے، اس میں سارے متعلقہ اداروں کے لوگ بیٹھیں اور یہ یعنی کہ ابو پالیٹکس بات کریں اس کے اوپر، ابو کہ آپ کے پاس گورنمنٹ ہے یا نہیں، ملک کے لیے بات کریں. جو لوگ ملک کے قوانین کے اگینسٹ کو کام کر رہے ہیں ان کو پکڑے جانا چاہیے اور قوانین کی کوگنیزنس لینے والے جو افسران ہیں اگر وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلیں، جس کیس میں نظر آتا ہے کہ نکلے ہیں یہ. ٹھیک ہے جعفری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا اس رخ سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا جو نئے سائبر کرائم اداروں میں یا پھر ایف آئی اے میں بھرتیاں ہوتی ہیں، ٹریننگ کا معیار ہوتا ہے، وہ ان کا معیار کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا اختیارات ان افراد کو اب دے دیے گئے ہیں جس طرح کی وہ ڈکی بھائی بتا رہے ہیں کہ انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا جن کو بنیادی شعور بھی نہیں ہے، یا ان کی وہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے اور اب اس حوالے سے بھی اور اس آسپیکٹس کو بھی کلیئر کیا جاتا ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن. میری اطلاع کے مطابق یہ جتنی بھرتیاں بھی ہیں یہ ایف پی ایس سی کے تھرو ہو رہی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی اڈاک اپائنٹمنٹ نہیں ہے. تو وہ ایک پروسیس ہے، اس کے اندر ادارہ پہلے اس کو پوسٹیں ملتی ہیں، پھر وہ اگر وہ پنجاب والے کریں گے تو وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے بات کریں گے، فیڈرل کا اگر ہے این سی سی آئی اے یا ایف آئی اے وہ اس کے تحت بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بھرتیوں کے لیے کوئی پولیٹیکل پریشر برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور میں اگر اپنے زمانے کی بات کروں تو ہمارے پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں تھا. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے یہ جتنے بھی لوگ پرانے ریکروٹ ہوئے تھے اس وقت کے NR3C میں یہ سب میرٹ پہ بھرتی ہوئے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ میرٹ پہ آنے کے بعد جب کرپشن میں انوالو ہو جائے تو پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں کرپشن میں انوالو ہوا. اس کا ادارے کا اپنا ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے اپنا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے اپنے اداروں میں کرپشن کو، اور وہ جو اس کے افیکٹڈ آفیسرز ہیں ان کو وہ باقاعدہ ٹرمینیٹ کرے، جو بھی کرے. تو جب تک ادارہ اندر سے اپنی، دیکھیے ادارے میں ہر ایک کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. ہم باہر جا کے عدالتوں میں یا ایویڈنسز میں جو مرضی مینیپولیٹ کر لیں، لیکن ادارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی آف دی آرگنائزیشن ہے اس کو آگے آنا چاہیے. پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ نے ڈیل کا ذکر کیا تھا اور ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ معاملہ آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے اور ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ جس انسان کو لاکھوں ہزاروں لوگ جانتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر سوچیں کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ممکن ہے کہ کسی ملزم پر ادارے کے اندر جان بوجھ کر خوف طاری کیا جائے، تشدد کیا جائے تاکہ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار ہو جائے؟
اچھا اس میں ہوتا ہے کہ وعدہ ماو گواہ، یہ ایک لیگل ٹرم ہے کہ اگر 5-6 ملزمان ہیں تو کسی ایک کا وعدہ ماو گواہ بنا سکتے ہیں. اس کی دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سچائی ہو لیکن وہ کیا کہ جی میں بتاؤں گا تو میں تو مارا جاؤں گا، اسے کہ نہیں تم سچائی بتا دو، اور وہ لیگل ٹرم ہے. تو اس کو وہ ایشور کرتے ہیں کہ بھئی آپ سچائی بتا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. پرانے پہلے بھی کیسز میں بڑے بڑے سیریس کیسز میں یہ ہوا ہے کہ اس کو وعدہ ماو گواہ بنایا گیا، وہ تو ایک لیگل ٹرم ہے. لیکن یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی کو جو کسٹڈی میں ہو اس کو مار پیٹ کے اس طرح کیا جائے کہ تم نے فلاں کا نام لینا ہے، وہ ایک بڑی ڈینجرس چیز ہے. اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ ان کو سزا ہو جاتی ہے یا وٹ ایور تو ان کے بعد اپیل کا حق ہوگا. دیکھیے ہمارے ملک میں اگر کوئی جو میرے اینی باڈی کین ڈفر ود می، ہمارے ملک میں جس سے بڑی فالٹ لائن ہے وہ گورننس کا نظام ہے. اگر گورننس کا نظام ایز پر رول آف بزنس جو ایک ٹرم ہے گورنمنٹ کی کہ یہ آدمی یہ کرے گا، یہ ادارہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، اس کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ جو رول آف بزنس ہوتے ہیں یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں بناتے، اس میں اسمبلی قوانین پاس کرتی ہے، پھر اس کی فارمیٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ بڑے لوگ اس کو ریویو کرتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز اس کے اوپر کام کرتی ہیں، پھر جا کے رول آف بزنس بنتے ہیں، اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں اس کے اوپر. یہ نارمل ہے جیسے بزنس ایز یوزول، اس میں کوئی خطرناک بات نہیں ہے گی. اچھا تھوڑا سا جعفری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو بیٹنگ ایپس ہیں یا پھر بیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کس کیٹیگری میں یہ آتا ہے، اور اس کا قانونی دائرہ کار کس طرح کا ہے اور کس طرح کی سزائیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اگر ہم سائبر کرائم کی ایک بڑی لے مین ڈیفینیشن کریں تو ہر وہ جرم جو آپ عام دنیا میں کریں یعنی وداؤٹ انٹرنیٹ، تو اگر وہ آپ انٹرنیٹ پہ کریں گے تو وہ اس کی وہی سزا ہوگی اس جرم کی ہوتی ہے. اب لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنا یہ جوا ہوا نا، جوا ہوا بیسیکلی جوا ہوا ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر، تو یہ میں سمجھتا ہوں جرم ہے اور یہ اسی حوالے سے ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میرا خیال 1860 کے اندر جو انگریز کی گورنمنٹ تھی وہ ایک اینٹی ٹھگی ایکٹ لائی تھی. آپ جسٹ گوگل اٹ، اینٹی ٹھگی ایکٹ لکھے نظر آ جائے گا. تو اگر 1860 کے اندر لوگ ٹھگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو یہ تو انٹرنیٹ کے ٹھگ ہے نا اس وقت، تو ان کو بالکل کنٹرول کرنا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ اس کی اتنی شفاف انکوائری ہو اس چیز کی، اور وہ لوگ انکوائری کریں جو نالجیبل ہوں، جن کو ان سب چیزوں کا پتہ ہو، پھر وہ انکوائری. بعض دفعہ ہمارے انکوائریاں وہ لوگ کرتے ہیں ریلیونٹ نہیں ہوتے، ان چیزوں سے ریلیونٹ نہیں ہوتے، وہ ٹگا پتہ نہیں ہوتا اور وہ چیزوں کو لے کے چاہے. اس کے فورینسک ایویڈنس جمع کیے جائیں. یہ جو ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو مارا ویڈیو دکھائی، وہ آئی پی ایڈریس سے پتہ چل جائے گی کہ وہ فوٹو دکھائی گئی کہ نہیں. اس انکوائری کو ایک ایسی ایگزامپل کے طور پہ سامنے لایا جائے کیونکہ اس کے اندر ایک ادارے کے معزز افسران کو پہ الزام لگایا گیا ہے. اگر وہ ملزم ہے ان کو واقعی جانا چاہیے، جو بھی سزا ہے ان کی اس کو بھگتنا چاہیے. تو اس کی جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انکوائری بڑی ٹرانسپیرنٹ ایز پر لا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ پھر کوئی ایسی ضرورت نہ. اچھا سر، آپ نے ابھی ریلیونسی کی بات کی ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی انکوائری کر رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب دکی بھائی کا جو پیغام، ایک طویل پیغام جو رہائی کے بعد انہوں نے دیا، جس میں وہ واضح طور پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایک ملزم ایک ایسی بے بسی کیوں اس میں پیدا ہو جاتی ہے؟ کون سی ایسی خامیاں ہیں سسٹم میں جو اس چیز کا باعث بنتی ہیں؟ یا پھر جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو اداروں کی جانب سے طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، بے جا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی عوام کا اعتماد مستقل طور پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجروح کر رہے ہیں اس سے؟ اچھا اس کا میں معصومانہ جواب دوں. اگر ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی تو بیل پہ کیسے باہر آ گئے؟ وہ بالکل سمپل سا اس کا آپ کے سوال کا کوشچن ہے. کسی نظام کے تحت باہر آئے ہیں نا، اتنے سیریس ایلیگیشن ان کے اوپر، ٹھیک ہے انہوں نے بھی کاؤنٹر ایلیگیشن لگا دی ہے، لیکن یہ ایک پروسیس کے تحت باہر آئے نا. ان کی بیل اپلیکیشن گئی ہوگی، اس کے تحت یہ واپس سے باہر آئے ہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ڈونٹ نو اٹ از اے کریکٹ نیریٹو، لیکن وہ بے بس نہیں تھے بالکل. ٹھیک ہے جب پکڑا گیا تو جو کمیٹڈ لوگ تھے انہوں نے ان کو چیز بھی کیا، ایویڈنس بھی جمع کیے، مار پیٹ بھی اس میں ہوئی، پیسے کا لین دین بھی ہوا، لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم کام کر رہا ہے. تو اچھا سر لاسٹلی مجھے بتائیے گا، لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ کسی ملزم کو ڈیجیٹل والیٹس کے لیے بائنینس یا پھر کرپٹو کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی واضح ایس او پیز یا قانونی طریقہ کار موجود ہے یا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں یہ ہے
ICO जो था वो यहाँ का तो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो तो बरतानिया का इस्तेमाल हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक। हमारे मुल्क में कोई लीगल जिसे कहते हैं ना इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिस तरह ये जब आप कारोबार करते हैं CCB के अंदर तो इनिशियल ऑफरिंग होती है कंपनी को, जब आप पब्लिक करते हैं तो इसमें क्रिप्टो के अंदर या माइनिंग वगैरह करने के बाद जब वो माइनिंग अप्रूव कर देती है तो वो IOC मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में रजिस्टर होता है, तो उनके वो पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर मेरे पास कोई रजिस्टर्ड कॉइन है, मेरे पास बिटकॉइन है और वो मैं आपको देता हूँ तो उसका रिकॉर्ड होता है कि किसके पास था। आप बरतानिया की हुकूमत के साथ बात करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही, थैंक यू सो मच अमार जी, आप हमारे साथ मौजूद थे और जितना जो भी केस था, जिस तरह से हमने आपके सामने रखा या फिर दोनों साइड का मौक़िफ़ था वो आपने सुना। यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की सियासत पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त गैर मामूली कशीदगी और इल्ज़ामात के एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी PTI की जेल सहूलियात चेक करने के लिए पार्लिमानी कमेटी की पेशकश सामने आई है, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ऐसी कमेटी भी बन जाती है तो क्या PTI इससे मुतमईन होगी या नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि PTI ने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जारी इदारों के जो मुखालिफ बयानिया है उससे लाताल्लुकी ज़ाहिर नहीं की है। और इसी दौरान मरियम औरंगज़ेब ने भी इंतहाई सख्त ज़ुबान में इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी PTI अना और शिद्दत पसंद उनका जो बयानिया है उसके तहत इदारों के ख़िलाफ़ वो चलाते हैं अपने बयानात भी, और ये बयानात सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आपने बात की ना अपनी इब्तिदा में, जो वज़ीर दावा है वो सच भी है कि जब भी हमने देखा कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कोई भी इस तरह का पैगाम सामने आता है तो वो वाज़े तौर पर उससे मना भी नहीं करते, डिनाई भी नहीं करते कि उसको ऑपरेट किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या नहीं। हैजान की कैफियत होती है। एग्जैक्टली। तो फिर इसमें काफ़ी जो है ना एक अनसर्टेनिटी शामिल हो जाती है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं एसआर राना साहब। आप सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही से स्टार्ट कर लेते हैं, जिस तरह से राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी चेयरमैन की जेल सहूलियात चेक करने के लिए जो पार्लिमानी कमेटी की हवाले से पेशकश की गई है, आपको क्या लगता है सर इसके बाद PTI मुतमईन होगी? क्योंकि जब मुलाकात हुई थी आपको याद होगा उसके बाद जो बहनें हैं खान साहब की वो मुतमईन तो थी उनकी सेहत से हवाले से, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के हवाले से काफ़ी बात की जा रही थी कि उनको इस तरह से रखा जा रहा है और मतलब इस तरह एक कैदी के साथ नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल कैदी के साथ भी ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है? अच्छी बात है अगर बन जाए तो, और अगर पार्लियामेंट इस मसले में आगे बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि मामलात के किसी और हाथ में जाएं। अगर पार्लियामेंट थोड़ा होश के नाखून ले ले और आगे आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन उस कमेटी के अंदर PTI की भी होनी चाहिए नुमाइंदगी और दीगर जमातों की, खाली पीपल्स पार्टी और नून लीग की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब ये पार्लियामानी कमेटी वहां जाए तो वो जेलर को भी ये बताए कि जब स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर भेजता है तो अच्छा राना साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं ना, उनकी जानिब से भी एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ हमें नज़र आता है, इसी तरह से गवर्नमेंट की जानिब से भी एक मुख्तलिफ मौक़िफ़, मुख्तलिफ आरा हमें नज़र आती है। एक तरफ राना सनाउल्लाह कुछ और ऑफर कर रहे हैं, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा कुछ और कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह अगर गुड कॉप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वज़ीर दिफा बैड कॉप बनने की कोशिश कर रहे हैं, या PTI के लिए बात कर रहा हूँ कि अब ख्वाजा आसिफ का ये बयान, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि बानी PTI जिस तरह के बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जारी करते हैं और इदारों के खिलाफ उनके बयान होते हैं, PTI उससे लाताल्लुकी का इजहार नहीं करती। वो कहती हैं कि बिल्कुल जिस तरह गजल ने अपनी इब्तदाइये में भी कहा था कि एक हैजान की कैफियत होती है, इस तरह लगता है कि हर शख्स कहीं ना कहीं पे इसको ऑन भी कर रहा है, डिस ऑन भी कर रहा है। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, क्या आपको वो ठीक लगती है? ख्वाजा आसिफ साहब की बात का मैं इसलिए नहीं करता कि वो जो ट्वीट्स जिनकी तहकीकात हो रही है कि कहाँ से हो रही है, किसने करनी है, वो तो बात की बात है। उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे इदारों के खिलाफ बहुत कुछ बोला था और वो तो ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम प्लेटफॉर्म जो होता है वो पार्लियामेंट होता है। उन्होंने जो पार्लियामेंट में तकरीरें की थी उसका कौन हिसाब लेगा जो उन्होंने इदारों के खिलाफ की थी? आज वो जो बड़े बन के कस्टोडियन बन के इदारों के खड़े हो रहे हैं
तो पहले वो अपना हिसाब देना कि पार्लियामेंट में उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए थे या स्पीकर ने क्या इल्जाम लगाए थे। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी हमारे क्या कहते हैं बहादुर सपूतों के खिलाफ बात करता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो या कोई हो, लेकिन जिन्होंने माजी में किया उन्हें भी मिलनी चाहिए, ताकि हमारा ये यकीन हो जाए कि ये हमने एक दफा तय कर ली रेड लाइन के हमारे हीरोज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो अगर ये पार्लियामेंट में ये या स्पीकर है सादिक साहब इदारों के खिलाफ ऐसी बातें करें जो इंडियन मीडिया ने कभी नहीं की, तो मैं तो इनको क्रेडिबल नहीं समझता। मैं तो ख्वाजा आसिफ की बात को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं समझता। ये बस वो क्या नाम है ख्वाजा के गवाह हैं और कुछ अच्छा नहीं। सर, मैं भी इसी तरफ आ रही थी, इससे रिलेटेड बात कर रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मरियम औरंगजेब साहिबा मेरे सवाल से पहले आप वो सुन लें कि वो क्या रही हैं। ये जो इमरान खान साहब हैं और ये जो एक न्याजी कायदा है, ये अभी का कोई सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला तो हम 2013-14 से देख रहे हैं। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए वही सजा होगी जो आइन में दर्ज है। तुम अपनी बकवास करके, तुम अपनी गंदी जबान इस्तेमाल करके, मुल्क के खिलाफ साजिश करके तुम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो। ये किसी की जरूरत नहीं हो सकती और कोई भी रियासत इसकी इजाजत नहीं देती। जो मुल्क की कौमी सलामती के लिए थ्रेट हो, जो मुल्क की दिफा के लिए थ्रेट हो और जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुल्क के दिफा और मुल्क के अदारों के खिलाफ साजिश करे, उसके लिए आइन के अंदर सजा बहुत वाज़ेह है। अच्छा सर, ये आपने सुना जो मरियम औरंगजेब साहिबा वाज़ेह तौर पर कह रही हैं, इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है कि बानी पीटीआई बिल्कुल अना और पागलपन के तहत इदारों के खिलाफ इस तरह की गलीज़ गुफ्तगू करते हैं, तवील मैसेजेस करते हैं, ट्विटर पे आते हैं। इस तासुर को आप किस बुनियाद पर मुस्तरद करेंगे? बात यह है कि वो कर रहे हैं और उसका जवाब हमारे इदारे दे रहे हैं और अच्छा तगड़ा जवाब दे रहे हैं। ये जो शामिल वाजे हैं और ये जुम्मा जाइंदे नाल खड़े होकर बोलना शुरू हुआ सुबह दोपहर शाम, इन्हें और कोई काम नहीं, ये अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। मरियम औरंगजेब बताएं कि वो तो बड़ा दावा करती थी लाहौर आज फिर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है, इसका जवाब दें ना वो। और ये जितने भी वजीर हैं ये अपने अपने मिनिस्ट्रीज का जवाब दें। ये 553 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है उसका जवाब दें। IMF कहता है कि पाकिस्तान दिवालिये के करीब है और क्या कहते हैं पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो सूद की अदायगी कर सके, इसका जवाब दें। वर्ल्ड बैंक कहता है 12 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे चले गए, इसका जवाब दें। 20% बेरोजगारी बढ़ गई, इसका जवाब, इसका किसी ने जवाब नहीं देना। बिल्कुल अवाम का कोई कस्टोडियन नहीं है, 24 करोड़ लोगों की कोई बात नहीं कर सकता। ये बस इनके पीछे खड़े हो जाएंगे जाके और वहां खड़े होकर अपने सारे ऐप जो है छुपा लेंगे। मैं तो इनसे सवाल कर रहा हूं, अगर इमरान खान ने कुछ किया तो इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुद निपट लेगी, निपट रही है, ठीक है ना। और इस्टेब्लिशमेंट को छुप के नहीं कर रही, खुल के निपट रही है, एलानिया निपट रही है। लेकिन ये लोग कौन होते हैं इस सारे मामले में बोलने वाले? ये अपनी कारकर्दगी बताए ना कि इन्होंने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क कर दिया है, इसका जवाब कौन देगा? वो और इनसे सवाल कौन करेगा? वो बेसिकली जो है ना वो हुए थे काफी ज्यादा, और वो जिस तरह रियासत की बात हुई थी उस वक्त हमें ना गवर्नमेंट रियासत बनती हुई नजर आ रही है। और जो उस वक्त DG ISPR ने कहा था उसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नजर आ रही है, कभी मरियम औरंगजेब की, कभी हमें ख्वाजा आसिफ की, कभी राना सनाउल्लाह की, लेकिन एग्जैक्टली एक्टिव हो गई है और वो बयानियां आगे लेके चल रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ सर, ये इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ PTI का इंतखाबी निशान भी उनके पास नहीं है, अब चेयरमैन की हैसियत पर भी सवालात खड़े हो गए, उनको मुस्तरद कर दिया गया। तो क्या आप ये समझ सकते हैं या फिर हम ये समझ लें कि पार्टी अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक गैर फाल पार्टी हो गई है, गैर मौसर हो गई है, या फिर ये होने के खतरे से दो चार है? मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि PTI पे गैर एलानिया पाबंदी लग चुकी है, उसे कलादम जमात करार दिया जा चुका है, गैर एलानिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ये कोई पहली दफा तो कर, इलेक्शन कमीशन एक अरसे से यही कुछ कर रहा है। पाकिस्तान में जितनी सियासी अनारकी है उसकी आगाज ही इलेक्शन कमीशन ने किया, जब उन्होंने एक जमात से उसका निशान छीन लिया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका में हिस्सा डाला। तो अब भी देख ले, इलेक्शन कमीशन एक मिनिस्टर को बुलाता है और उसकी एक पेशी के बाद उससे कहता है जी ठीक है आप जाएं और आपके भाई का नोटिफिकेशन भी हो गया। जबकि दूसरी तरफ एक सूबे के CM को वो उसके खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर देता है। तो इससे आपको अंदाजा नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा एक पार्टी है। और एक बात आप और आसानी से समझ लें
कि पीटीआई की इस सिस्टम में गुंजाइश नहीं है, इस सिस्टम के अंदर और इस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन वो ही कर रहा है जो इस सिस्टम ने पीटीआई के लिए तय किया हुआ है। अच्छा सर, अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक और मामला भी है जो कि गवर्नर राज के हवाले से हम सुन रहे हैं। फैसल वावडा के बयानात, आपको पता है कि अक्सर वो जो बात करते हैं वो सच हो भी जाती है, और वो कह भी रहे हैं कि पार्टी पर पाबंदी, फिर उसके बाद जिस तरह से -1 की बातें हो रही हैं, ये तमाम तर बातें आप यकीनी तौर पर सुन चुके हैं। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया है, और महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर गवर्नर राज लगा तो खैबर पख्तूनख्वा का जो हर चौक है वो डी चौक होगा। तो जज हैं, जर्नैल हैं, सियासतदान हैं, उलमा हैं, उन पर ये मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होंगे? नहीं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जो मर्जी कॉन्फ्रेंस से बुला ले, जो तय हो चुका वो तो होके रहेगा। अच्छा, और होने को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये जरूर है कि अचकज़ई साहब जैसे लोग आगे आए और ये जो सियासी पोलराइजेशन मुल्क में हो गई है, इसे खत्म करने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान की सियासत में एक नवाबजादा नसरुल्लाह की कमी है, तो इस वैक्यूम को किसी को तो फिल करना चाहिए जो आगे बढ़ के ये सियासी जो इतनी ज्यादा तफरीक बढ़ गई है इसे खत्म किया जाए। तो अगर अचकज़ई साहब को, मेरी इतलात ये है कि मुकम्मल तौर पे इख्तियारात दे दिए हैं पीटीआई ने, और उनको कहा है कि आप अपने फैसले करें, जो चाहे मुज़ाकरात करें, कोई बनाए, तो ये एक अच्छी, इट्स अ गुड साइन। और अगर वो अचकज़ई साहब आगे बढ़ते हैं और ये अपने काम करते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे लोगों की जो आगे बढ़ के इस सियासी इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करें। इवन ये कि इदारों और सियासतदानों के दरमियान जो टकराव गैर जरूरी है उसको के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। तो फिर वो राना साहब, ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि पाक इंसाफ भी एक ऐसी सियासत कर रही है जो कि मफाद की सियासत है, क्योंकि यही तहरीक इंसाफ और इनके जो बानी हैं खान साहब, ये हमें ये कहते हुए नजर आए थे कि ये चोले वाला महमूद खान अचकज़ई, फिर मौलाना फजल रहमान साहब को पता नहीं डीजल कहा करते थे, फिर इसी तरह से हर शख्स को उन्होंने किसी को चोर कहा, किसी को डाकू कहा। सो जिसको जो कुछ कहा है, अभी तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, अगर जरदारी साहब भी कहीं आगे पीछे हो गए ना तो वो शायद जरदारी साहब के साथ भी हाथ मिला लें। ऑन रिकॉर्ड सर, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और यकीनी तौर पर जिस तरह से सर ने भी बात की है कि जिस तरह हुकूमत के ऊपर उन्होंने तनकीद की कि हुकूमत को भी बहुत सी चीज़ों का जवाब देना चाहिए, और आपको पता है सर कि हम खुद भी इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, बैठकर बात भी करते हैं डेली बेसिस पे, कि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बहुत सारे लोग हमें एक्टिव नजर आए, उससे पहले ऐसा नहीं थी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिला भी किया, उन्होंने कहा कि हम एक रियासत का हिस्सा हैं। रियासत तो वो होती है जो हुकूमत होती है, हुकूमत को रियासत का काम वो जो है ना वो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं पे दबे अल्फाज में उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ करना था हम कर चुके हैं, इसके बाद उस पर पाबंदी लगानी है, उसको जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट का काम है। और मुझे ये लगता है कि DGISPR या फिर वो जो इदारा है वो ये चाहता है कि अब गवर्नमेंट कुछ इस हवाले से कार्रवाई करे, क्योंकि गवर्नमेंट जब कार्रवाई, क्योंकि वो तो अक्सर हमें कहते हुए नजर आए कि हमें इन तमाम तर सियासतों से अलग किया जाए, हम आपकी सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। ख़वातीन आज़ाद, ये था हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट, यहाँ पे वक्त को चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। अब हम एक ऐसे वाक़े की बात करेंगे जो कि इस वक्त आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे और हर जगह पे डिस्कस हो रहा है, और हमारे प्लेटफॉर्म ने इसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया। एबटाबाद में DHQ हॉस्पिटल से मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश लड़ी बनोटा के मकाम से मिली है। ज़िले पुलिस ऑफिसर हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की दोस्त, उसके शोहर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, जबकि चौथे मुलजिम की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वर्दा को गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश ठंडे पानी के करीब दफना दी गई। असल वजह जो मौत की है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। उनका कहना था कि डॉक्टर वर्दा
2 साल कबल 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया था और मुलजिमान ने सोना गिरवी रख के 50 लाख रुपए की रकम भी हासिल की थी। इसरार के बावजूद सोना वापस देने पर टाल मटोल होता रहा। डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में हॉस्पिटल से गई थी और डॉक्टर वर्दा DHQ में तैनात थी। मजीद तफसीलात इस हवाले से हम जानेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शाइस्ता जदून साहिबा। आप मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। मैंने भी थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलम ज़ेब अवान, हमारे कॉरेस्पोंडेंट हैं अब्दाबाद से। आलम ज़ेब, सबसे पहले तो इस मामले की डिटेल्स दीजिएगा। अभी तक ये फेटफुल इंसिडेंट कहाँ तक पहुँचा, इसकी तहकीकात और मुलजिमान के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और शाइस्ता जदून को वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। और शाइस्ता जदून ने वो काम किरदार अदा किया कि वाकई जहाँ पे MPMNA ने अपनी अपनी जगह पे बैठ के वहाँ पे वीडियो जारी की, वहाँ MNA जो एक बेटी की हैसियत से वो फारा चौक के अंदर मौजूद थी एहतजाज के दौरान। हुआ कुछ ऐसा कि लड़ी बनोटा, ये एबटाबाद थाना नवांशहर के हदूद में आता है जी। और ये ठंडियानी के वो जंगलात है, ये वो एरिया है, लड़ी बनोटा इसका नाम है। तो यहाँ पे अब बंदा इस दौर में यकीन करे तो किस पे करे। 17 तोले सोना अपनी सहेली के पास रखने के बाद उसको ये नहीं पता था डॉक्टर साहिबा को कि ये मेरी जिंदगी का चिराग जो गोल करने का सबब बनेगा। अब स्टार्ट में हुआ ये कि जिस वक्त FIR उनके वालिद से दर्ज करवाई गई है तो उस दौरानिये में अगर थाना कैंट पुलिस बर वक्त हरकत में आ जाती तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। गुज़िश्ता रात जो है उनको दफना भी दिया गया डॉक्टर वर्दा को। लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखें कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद क्या होता है। और आज से डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है, OPT बंद होंगी। तो आम जो लोग हैं इस वक्त ये एबटाबाद का ऐसा सानिया है जो सामने आया है। आलम ज़ेब, इसके हवाले से आप हमें सिर्फ लास्टली ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमने शाइस्ता जदून साहिबा की जानिब भी जाना है कि ये मामला कितना ज़्यादा पुराना था और कब से ये चपकलस चल रही थी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन तो ये मामलात नहीं हो सकते ना। देखें जी, ये कई सालों से दोस्ती थी, इनकी आपस में दोस्ती थी, लेकिन वो पैसे की चमक जो है ना वो ना कोई इस दौर में रिश्ता छोड़ती है और ना कुछ वो एतमाद का जो रिश्ता था इस दौर में। और इस वाक़ये के बाद आप ये देखें कि एतमाद का जो नाम है वो नहीं रहेगा और एबटाबाद को कराची बना दिया गया है। कल एबटाबाद की फिजाओं को जब आप मॉर्निंग शो में बुलाते हैं हमें, तो हम एबटाबाद की खूबसूरती दिखा रहे होते हैं, स्नोफॉल दिखा रहे होते हैं। और आज बड़े दुख की बात है कि एबटाबाद को तर्ज कराची हम पेश कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है एकदम से नहीं हुई, बल्कि काफी टाइम लगा है इसमें, इनकी दोस्ती में। सही। थैंक यू सो मच आलम ज़ेब अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मोमेंट्स भी शेयर कर रहे थे। अब शाइस्ता जदून साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैडम, जिस तरह से आपने सुनी डिटेल्स, अब एक नेशन वाइड हम देखें तो कंसर्न इस पे रेस्ट हो चुका है, क्या स्टांस है आपका इस पर? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि आज एक और बिनते हवा हिवस का भी निशाना बनी। और एक ऐसे लर्जा खेज़ वो मनाजिर थे कि जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं थोड़ा ये भी बताती चलूँ कि उनके साथ मेरा एक रिश्ता था, वो मेरी सीनियर थी। वो भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी, मैं भी डॉक्टर हूँ। 1 साल वो मुझसे सीनियर थी और हम ब्रेक में इकट्ठे बैठा करते थे। और वो एक इकट्ठे वो ट्विच के बिस्किट्स शेयर, वो चिप्स शेयर करने और वो मुस्तकबिल की बातें सोचनी। और उस मुस्तकबिल का एक जो ख्वाब था उनका कि मैंने एक अच्छा डॉक्टर बनकर, मसीहा बनकर मैंने लोगों की खिदमत करनी है। लेकिन वर्दा बाजी को ये नहीं पता था कि उस मसीहा ने जिसने लोगों की जान बचानी है उसकी जान ले ली जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैं कहती हूँ ना, बीइंग अ डॉक्टर जी, ये जो 6 साल होते हैं और माशाल्लाह फिर उसने स्पेशलाइजेशन भी की है आगे। तो वो जो 6 साल थे और कल वो जो हमारी HOD है वो हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी उनकी भी HOD रही, मेरी भी डॉक्टर नरगिस दानिश। तो जैसे कल वो मेरा हाथ पकड़ के कह रही कि तुम लोग मेरी बच्चियां थी, तुम लोगों को मैंने अपना वो प्रोफेशन तुम लोगों के हाथ में देना था। और आज मैं तुम लोगों के साथ इधर खड़ी एक मातम मना रही हूँ कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई है। तो मैं तो कहती हूँ कि इनकी जितनी भी जिन अल्फाज से भी इसकी मजम्मत की जाए ना, बहुत
कम है वो। मुझे तो कोई अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। कल वो जो फिजाएं, दुख भरी वो फिजाएं थी, आप एबटाबाद की देखें, खुदारा मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे अपनी बेटी महफूज नहीं लग रही थी। माय डॉटर वाज इन द स्कूल, तो मैं इतनी परेशान थी कि वो फवारा चौक बंद था, हर जगह से ट्रैफिक बंद थी, और मैं ये सोच रही थी कि जो हॉस्पिटल से निकलने वाली अगर एक औरत महफूज नहीं है तो स्कूल से बाहर कदम रखने वाली वो बच्ची कैसे महफूज होगी। कुछ अरसा पहले इकरा कत्ल केस हुआ, वो अभी तक देखिए उसका अभी तक वो मुजरिम कैफरे किरदार को ना पहुंच सका, और आज ये दूसरा केस हो गया। ये वहां पे गफलत है पुलिस की। 4 दिन आप सोचें, वो 4 दिन गुजर गए, और वो जो मरकजी वो मुलजिमा है जो उसकी दोस्त थी, वो जिस रात उसको तफ्तीश करके उधर ही रखा जाता, देखें अगली एक जीती जागती सांस लेती एक औरत है। वो जब तक उसकी आपको कहीं वो उसको बाजियाब नहीं करा लेते, उसको पुलिस ने घर भेज दिया। बिल्कुल, पुलिस ने क्यों उसको घर भेजा? सबसे बड़ा सवाल है। आप जाएं बीबी, आपने बिनते हवा की उसको हवाले कर दिया है, वो कत्ल कर देंगे, आप जाएं, आप घर आराम से सो जाएं। फिर यही बात थी ना। फिर मुझे बताएं कि इतनी कोई लोकेशन फाइंड आउट नहीं हो सकी, 4 दिन तक वो पूरी सिटी से वो डेड बॉडी देखें पहुंची है टंडियानी के पहाड़ों तक। आई एम ऑल्सो लिविंग ऑन द टंडियानी रोड जी। सिटी पूरी को देखे, कहाँ वो मंडियां उसको लेकर गई, अंडर कंस्ट्रक्शन अपने घर पे लेकर गई, वहां से वो पूरा ट्रैवल, कोई रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं थी। और ऑलरेडी अगर देखे, मुझे बताए दिन दिहाड़े अभी आधे घंटे में वो कहते हैं उसको उसने मार दिया, तो आधे घंटे में वो बस उसको लेकर भागना शुरू हो गए थे। दिन का टाइम था ना जब उसको लेके। फिर एक वहां पे भी जब तक टंडियानी में पहुंचे, उन जंगलात में भी लोग लकड़ियां काटने गए होते हैं, सब कुछ, तो उन्होंने रात के वक्त ही ये सारे अमल को किया होगा। तो मुझे बताएं कि कोई चेक पोस्ट नहीं थी, कोई कहीं नाका नहीं लगा हुआ था। खुदारा आपके पास तो FIR भी दर्ज हो गई होगी ना, और उसके उस बूढ़े बाप को कभी आप इधर भगा रहे हैं, कभी उधर बिठा रहे हैं, पता नहीं कौन से आप उससे जिरगे करवा रहे हैं। खुदारा आप कौन से जिरगे थे उन जेवरात के? बेटी उसकी वो अगवा करके लेके चले गए। अब तो ये था कि उसको बाजियाब कराना था। बिल्कुल, आप उस उनके बाप जगह की करवाते आंखों के उन आंसुओं को देखें, यकीन करें मैं तो कल से मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। मैं खुद एक बहसियत डॉक्टर मैं समझती हूँ, हम समझते हैं हमारा बहुत नोबेल प्रोफेशन है, वी आर द क्रीम ऑफ द नेशन, बट लिटरली फ्रॉम यस्टरडे आई एम थिंकिंग कि वी आर नथिंग जी। एक सोचे अगर जरा सी बात हो जाती किसी हॉस्पिटल में कि जी कोई बंदे की, देखे वक्त होता है बराबर, बंदे ने इस दुनिया से जाना है, कहते हैं जी ओ डॉक्टर की गफलत से ये हो गया, सब लोग पुलिस डंडे सोटे लेके वहां पहुंच जाते हैं। वो मसीहा होते हैं ना, मसीहा। और आज वो ही मसीहा 4 दिन तक गायब रहा। और कल यकीन करें कि मैं फवारा चौक में थी, पुलिस को बुलाने के लिए मैं खुद गई, और फिर वो DC साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, वो फौरन फिर चल के मेरे साथ फिर आए। मैंने कहा ये सारी रोड ब्लॉक हुई हुई है। वो आके पहले उनका नुमाइंदा पुलिस का ये कह के चला जाता है कि जी ये तो एक ब्लाइंड केस था। हाउ इज इट अ ब्लाइंड केस? आपके घर में बहन बेटी नहीं है, ये ब्लाइंड केस है। आपके पास CCTV कवरेज मौजूद है, उसका गाड़ी आ रही है, उसके नंबर प्लेट्स तक आ रही हैं उसमें, वो उसमें बैठ रही है। उतारा मैडम मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया कि लोकल जो वहाँ के MNAs हैं, MPAs हैं, उन्होंने इतना इस मामले को हाईलाइट नहीं किया। आपने हाईलाइट भी किया। KP गवर्नमेंट के हवाले से, वहाँ की इंतज़ामिया के हवाले से बताइएगा कि वो किस हद तक इस मामले की संजीदगी की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने इसको हल करना है ना, ताकि एक प्रेसिडेंट बने और उसके बाद ये वाक़या ना हो। कल हम लोगों ने फिर मुतालबात रखे DC साहब के सामने, फिर उसमें हम लोगों ने उसको GIT की तश्कील का बोला, वो भी फिर उन्होंने उसी वक्त कहा कि जी इसका अमल दरामद होगा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने कहा मैं कि वो सील करें। वो जो ज़ाहिर बात है वहाँ के वो बिजनेसमैन थे जिनकी वो जो औरत है मरकज़ी मुलज़मा है, मुझे तो उसका नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है कि हम औरतें हैं और हम क्या और एक नाम औरत की और एक दोस्ती को आपने आज कहते हैं ना दोस्ती का बड़ा एक लाजवाल रिश्ता होता है, और उससे तो दोस्त से भी एतबार आज हमारा उठा दिया। लेकिन मैं आप सबसे पहले देखें ना जी, मैं कहती हूँ कल वर्दा के खून ने KP की बैड गवर्नेंस का भी पोस्टमार्टम किया है। बिल्कुल। कल हमें ये भी साबित हुआ कि KPK में एक बैड गवर्नेंस है। परसों इतना बड़ा जलसा आप करते हैं, उस वक्त भी डॉक्टर वर्दा का मामला चल रहा था, नैश तो कल मिली वर्दा बाजी की। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का एक जिक्र सुहेल अफरीदी साहब ने अपने जलसे में नहीं किया।
आप इमरान नियाजी को तो रिहा करने की बातें करते हैं, वो तो अपने जुर्म की पादाश में बैठे हुए थे। आप खुदारा एक दफा तो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का नाम ले लेते, फिर ये कहते हैं हम मैंडेट लेकर आए हैं। अगर आप मैंडेट लेकर आए, आप वहाँ के बहुत इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अगर अवाम ने आप पर एतमाद किया है, तो आप देखें ना पंजाब में आज देखें आपके क्राइम कंट्रोल की क्या सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आपकी प्रोटेक्शन कमिटीज किधर है, किधर एंटी नारकोटिक फोर्स है आपकी यहाँ पे। अब यकीन करें कि एबटाबाद अमजगा बन चुका है मनशियात की। कोई ऐसा आप स्टांस की बात करी थी, कोई ऐसा स्टांस नजर आए हमें तो कुछ वहां पे तो नौजवान का मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा। मैं यहाँ से कहती हूँ कि हमारे नौजवानों के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक बाइक्स थे। मैं खुदारा जिस यूनिवर्सिटी को भेजने की बात कर रही हूँ उसकी तो जमीनें तक वो बेच रहे हैं। वहां पे एक गरीब का बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उसको प्राइवेटाइज करने के बारे में वो सोच रहे हैं। वो क्या सोचेंगे, वो क्या स्टांस रखेंगे। वो मेरी नौजवान नस्ल को जब भी हम कुछ सोचते हैं कि इसको हम लैपटॉप स्कीम दें, इसको हम यूथ स्किल प्रोग्राम्स दें, उसके हाथ में कलम दें, वो अपने मुस्तकबिल का सोचे। ये इंतशारी टोला हमारी नौजवान नस्ल को लेकर कभी फेडरल पर दावा बोलने आ जाता है, कभी पेशावर में जलसे करने शुरू हो जाता है। और एक लफ्ज आपका इलेक्टेड मेंबर वहां पर मौजूद नहीं था फवारा चौक में कि कहता हाँ ये मेरी भी बेटी है। हम डॉक्टर्स कम्युनिटी, मैं जरूर एमएनयू हूं लेकिन मैं खुद को डॉक्टर्स कम्युनिटी, तब वो मेरा प्रोफेशन है। हम डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ वहां पर नहीं आकर खड़ा हुआ। वहां पे उनका एक नुमाइंदा वहां पे नहीं था। उनकी लोकल बॉडी के वहां पे नुमाइंदे मौजूद होंगे, एक नुमाइंदा उनका वहां पे मौजूद नहीं था। जो डीसी के पास जाना उनका काम था, उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं पीटीआई के। फिर कहते हैं जी हमने मैंडेट लिया। ये मैंडेट है आप अपनी हमारी नौजवान नस्ल को बेराह रवी का जो शिकार कर रहे हैं और उसे सिर्फ प्रोटेस्ट और धरनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मैडम, अब आपको वे फॉरवर्ड क्या नजर आता है, क्योंकि अब तो हड़ताल भी है। विल यू रेज दिस इशू ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि अब इस इंसिडेंट ने तो खवातीन के तहफ्फुज पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं ना। बिल्कुल। तो अब क्या क्या इक़दामात होने चाहिए इस हवाले से? देखें जी, मैं तो सबसे पहले भी इकरा कत्ल केस में मैंने फेडरल से ह्यूमन राइट्स को भी एंगेज किया था, मिनिस्ट्री को, और यहाँ से लेटर्स के वहाँ से उसके पेरेंट्स तक भी हमने रसाई करके, फिर मैं चाइल्ड कोकस की भी, क्योंकि फोकल पर्सन हूँ फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा जी, तो मैंने उस पर भी प्लेटफॉर्म पे ये रेस किया था। और इस दफ़ा भी ह्यूमन राइट्स की भी मैंने आज उनको बता दिया था, सारा अपडेट कल दे दी थी मिनिस्ट्री को। हमारा एक यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम भी है, क्योंकि वर्दाबा जी एक यंग थी, मैं उस यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम की यहाँ पे मेंबर भी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जी मैं इस पर भी पूरा मैं चाह रही हूँ कि यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पे क्रॉस द पार्टी लोग हम बैठते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर भी उसको एंगेज करके, और डेफिनेटली एक ग्रेट स्टेप हम लें। और मैं खुद जी मुस्लिम डॉक्टर्स फोरम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मरकजी भी। तो उस हिसाब से भी मैं इंशाल्लाह ताला जी हम डॉक्टर्स फोरम वाले भी सारे मुत्तहिद रहेंगे। एक आवाज़ तो उठानी है, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी ज़ाहिर बात है लेंगे। मैं सबसे बढ़ के यही शुक्रिया अदा करूंगी आप सब लोगों का कि कल से जिस तरीके से आपने इस केस को हाईलाइट किया है, आप लोग हैं जो एक पॉजिटिव वे पे इस चीज़ को अभी ये मैसेज को दे रहे हैं। नहीं तो इस मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के दौर में मैंने देखा कि मेरी उस बिनते हवा पे कई जगह उंगलियां भी उठी। खुदारा वो बिल्कुल मासूम थी, वो बेगुनाह थी, मैं उसको खुद पर्सनली जानती हूँ। वो एक हंसने खेलने वाली जिंदा रहने वाली लड़की थी। मैं उसकी क्या आपको बातें बताऊं, मुझे वो वक्त उसका याद आता है। और जब वो गाड़ी में बैठ रही थी ना, मैं देख रही हूँ कि उसको अपनी जाती हुई जैसे एक जिंदगी मैंने उसकी आंखों में वो चीज़ आप देखें उस क्लिप में, आपको लगेगा कि उसके हाथ से वो जब वो हैंडल खोल रही है ना, एक जाती हुई जिंदगी नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो वर्दा साहिबा का केस है ये तो आपके सामने है, फिर आपने देखा होगा दो हफ्ते पहले की बात है, एक हफ्ता पहले की बात है, बकोट में रोड को बंद किया गया। जी जी। ठीक है, आपकी केपी के गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं? उन्होंने सिर्फ यहाँ पे आके धरना देना है कि एक तरफ आपके अवाम के मसाइल ख़त्म नहीं होते, एक तरफ वर्दा जैसी बेटी को हमने खो दिया, मतलब व्हाट दे आर डूइंग बाय द वे? खैबर पख्तूनख्वा में जी करप्शन का बाजार गर्म है। हरीपुर में अगर आप देखते हैं ट्रॉमा सेंटर, तो उसकी हालत है वो एक ड्रामा सेंटर है जिसमें रेफर टू एबटाबाद की पर्ची दी जाती है। और पूरे उधर आप हज़ारा डिवीजन की, क्योंकि अभी बात चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप जितनी करप्शन देखें हेल्थ कार्ड्स पे, अगर बुनेर का वो इशू आप उठा के देखें तो उन्होंने हेल्थ कार्ड पर एक ही हॉस्पिटल में हर पेशेंट जो डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन से आता था उसकी डायग्नोसिस अपेंडिसेक्टमी बनाकर, इतने लोग नहीं वहाँ पर आबाद थे जितनी अपेंडिसेक्टमीज होती थी। सर्कल बकोट के लोगों को आपने देखा कितने दिन वो उस सर्दी की रातों में बाहर बैठे हुए।
कि MNA MPA नहीं आए, वहाँ पे मेयर साहब को भेजा गया, शुजा नबी साहब को, जो कि आप जाके मुज़ाकरात हाँ करें। जी, वो बेचारे खुद अपने इलाके के लिए क्या कर सकते हैं, वो है भी उन्हीं इलाके के गलियात के हैं, वहाँ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। आप अगर सर्कल बकोट में जाएं, उनकी रोड्स की हालत देखिए, क्योंकि मैं जी एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं फ्री मेडिकल कैंप्स ऑन द व्हील देती हूँ, रूरल एरियाज में जाती हूँ, तो ये पट्टन खुर्द, पट्टन कलां, ये सारा एरिया जो है मैं खुद जाती हूँ, बोई में, इधर मैंने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए। हालत ये है कि वहाँ पे कोई अपग्रेडेड आपका स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें आप बाहरी रोड्स चाहिए, वहाँ पे हमारे पास अच्छी रोड्स नहीं है जिससे एक मरीज को नीचे तक लाया जा सके। वहाँ पे जो उन्हें एक हॉस्पिटल की तब जरूरत है, वो पहाड़ी इलाका है जो उधर से जाके पीछे इस्लामाबाद से मिल रहा है, और इधर से जो है वो एबटाबाद आते आते देखिए वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो है वो मंडिया में, वहाँ आते आते भी वहाँ पे भी ये मसला है कि वहाँ अकॉर्डिंग टू द PMDC इन्होंने रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रहे, MTI सिस्टम को लेकर बैठे हुए कि कॉम्प्लेक्स में अगर ये अकॉर्डिंग टू द PMDC रूल के साथ डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करें, उनकी प्रमोशंस करें, उनको वहीं पे रोका हुआ है इन्होंने। ये हाल है खैबर पख्तूनख्वा का, और इनके जितने वहाँ के BOG के मेंबर्स हैं सारे इन्होंने हजारे से हटा के लगाए हुए हैं, वहाँ पे भी अपनी सियासत को चमका रहे हैं और इस रियासत के लोगों को कुर्बान किए जा रहे हैं। और खुदारा मैं चाहती हूँ कि अब ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा में पीछा छोड़ दें, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, और करप्शन का बाजार, चाहे कोहिस्तान के पन्ने खोल कर देखें तो करप्शन का बाजार गर्म है। तो मैं तो कहती हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब को कहें कि इमरान अहमद खान न्याजी के नारे लगाना छोड़ें और हमारे पख्तूनख्वा को माफ करें। और यहाँ पे मैं तो कहती हूँ कि हमारे जान पीछा ही अब छोड़ दे, खुद ही रिजाइन इनको कल कर देना चाहिए था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया सही। तो मैडम शाइस्ता जदून साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और इस मामले पर हम जितनी बात कर सकते थे हमने की, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप जरूर लिए जाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का ये जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में बच्चे सिर्फ इम्तिहानों या पढ़ाई के दबाव का सामना नहीं कर रहे, उन्हें एक ऐसी दुनिया आप ये कहें कि उसमें सांस लेने पर वो मजबूर हो गए हैं या फिर कर दिया गया है, जहाँ फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी खामोशी से उनकी शख्सियत, उनका एतमाद, उनकी जो ज़हनी सेहत है उसको अंदर से खोखला कर रही है। और ये वो मसाइल हैं जो कभी बड़ों की ज़िंदगी तक महदूद थे, मगर अब हम देख रहे हैं कि कम उम्री में ही बच्चों के चेहरों पर खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के साए गहरे होने लगते हैं। अब ऐसे में मेरा सवाल ये है कि बच्चे आखिर क्यों फ्रस्ट्रेटेड होते नज़र आते हैं, गुस्सा करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी ये जो संगीन आप कहें कैफियत इसमें दाखिल हो चुके हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या ये तालीमी दबाव है, वालिदैन की तवक्कुआत हैं, टेक्नोलॉजी का बेकाबू इस्तेमाल, फिर घर के अंदर तनाव, या माशरे का जो बढ़ता हुआ अदम इस्तेहकाम है, ये है? इसके पीछे क्या असल वजूहात है, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर नौशाबा अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह गज़ल ने कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों के अंदर मौजूद होती है, एग्रेशन बच्चों के अंदर मौजूद होता है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जो बच्चों के अंदर मौजूद होता है, इसकी इनिशियल वजूहात आपने क्या एनालाइज की हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके मधु करने का। वो कहते हैं आते ना नस्लों का पता देती हैं। तो बेसिकली ये होता है कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन को समझना कि क्या है, इख्लाफ राय, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है कोई भी चीज़ आपकी उसके मुताबिक ना हो। बेसिकली हम इसको स्टार्ट ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मैं ये समझती हूँ कि माएँ, डरी हुई माएँ, सहमी हुई माएँ, गुस्से वाले जो एक है, ये आप पहली बात हमें समझना है कि हम अपनी आदतों को तीसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इतनी लाइट नहीं लेना चाहिए कि यार चलो ये तो गुस्सा करते हैं, और मर्द को अगर है तो उसको तो स्टेटस ऑफ प्राइड समझा जाता है कि यार ये तो। मैं ये समझती हूँ कि वो जो फ्रस्ट्रेशन बच्चे ले रहे हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह ही है। आपने कॉन्फ्लिक्ट, इख्तिलाफ राय पैदा करता है या स्ट्रेस पैदा करता है, वो एग्रेशन और लेटर वायलेंस की तरफ जाता है, जिसका एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूंगी जो हमें अब समझ आ जाएगी आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक। जैसे में आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, पहले तो चलो पेरेंटिंग, माँ का पेट मैं हमेशा कहती हूँ भाई आदि तरबियत करता है, लेकिन उसमें आप ये देखें कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बोबो डॉल के ऊपर। एल्बर्ट बेंडूरा का बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक गुड़िया बोबो डॉल, उन्होंने एक बंद कमरे में एक वायलेंट मूवी बच्चे के ऊपर लगा दी और उसको छोड़ दिया।
जब मूवी खत्म हुई तो बच्चे ने वो खिलौना गुड़िया को फाड़ना शुरू कर दिया। या अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमने ट्रांसफ़र करना है, ये निकालनी है फ्रस्ट्रेशन जो हम बच्चों को। और आजकल आप देखें कि इवन डिज़ाइंड ऐसी वीडियो गेम्स हैं जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं, या जो ऐसे कार्टून्स हैं, जो ऐसी मूवीज़ हैं, फिर हमारा मीडिया का बड़ा अहम किरदार है उसके अंदर। अच्छा, अब बच्चों का, क्योंकि ये हमेशा फ्रस्ट्रेशन अपने से कमज़ोर पे निकलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमेशा अपने से कमज़ोर पे निकलती है। आपसे चाहे वो कोई ताकत में बड़ा है वो आप पे निकालेगा, आप जाकर घरों पे निकाल देंगे, हस्बैंड वाइफ पे, या अगर वाइफ तगड़ी है तो हस्बैंड, मतलब? अगर वाइफ तगड़ी है तो हस्बैंड पे। और इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि वो फिर चलते चलते बच्चों पर माँ निकालती है, यूजली माँ बाप। बच्चे हमारे पास आते हैं जो खिलौने तोड़ता है बच्चा, ये नहीं समझते, हम देखते हैं कि ये चला कहाँ से है बेसिकली। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जो हमारा इनका फ्रंटल कॉर्टेक्स बन रहा है, ठीक है, 13 साल 14 साल तक की उम्र में बच्चे का ब्रेन डेवलप कर रहा है। उस टाइम के अंदर बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो रीजनिंग करता है, उसके पास सवाल है, आपके पास माँ बाप के पास वक्त नहीं है जवाब देने के लिए। तो उन्होंने माँ बाप बना लिए गूगल को, उन्होंने गूगल को अपनी माँ बना लिया या बाप बना लिया। हम अपने दादा दादी नाना नानी या बाप बाप के पास जाते थे। अब वो जो जवाब उधर हैं वो हमारे नॉर्म कल्चर और रिलीजन एट टाइम्स उससे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो बच्चे, अब घर का माहौल और है, स्कूल्स आपने और डाले हैं, और इसी तरह उनके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस बच्चों के अंदर है। स्टेटस को जो हमारे यहाँ स्पेशली वो बच्चों ने जो देखा है कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी, पीछे 4 गार्ड, और अमीर का टिकटॉक वाला आप ये देखें कि अभी रिसेंटली हमने जो इंसिडेंट जिसके मैं तो खुद विटनेस हूँ कि एक बच्चे को 16 साल के बच्चे को आपने बड़ी गाड़ी देकर, मैं खासकर ये टॉपिक पे इसलिए बात करना चाह रही थी कि आई एम द विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट जिसमें 2 बच्चियों को आपने मार दिया। अच्छा। क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से, और वो बच्ची को आपने उधर से, वो 2 बच्चियां आपने उनको टारगेट किया, और उसके बाद फिर आपके इंसाफ का तकाजा ये है कि वो माफ हो गया। मेरे ख्याल में पेरेंट्स कसूर हुआ। आप करेले हैं तो आपने करेले ही सोसाइटी में छोड़ने हैं, आप सेब हैं तो आपने सेब छोड़ने हैं। आप बच्चों को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है कि जिस रब ने क्रिएट किया है एक क्रिएशन, वो पहले से बेहतर मॉडल ना लेकर आए। बिल्कुल। आपके फोन और आपकी चीजें पहले से बेहतर हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ये होता है कि हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने यूथ को, और जो गलतियां और कोताहियां आ रही हैं वो इनका कसूर नहीं है, वो 100% उसकी जिम्मेदारी हमारे माशरे में जो मॉडलिंग कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मीडिया है, चाहे वो हमारी पावर के जो बड़े लोग हैं वो हैं जो वो देख रहे हैं, और उसके अलावा या फिर पेरेंट्स, माँ का बहुत अहम किरदार है। ज़ाहिर है मैडम, इसमें ये है कि हर चीज़ रिलेट करती है ना आपस में। लेकिन मुझे ये बताइएगा, अभी अब तमाम फैक्ट्स तो आपने बताया कि ये इश्यूज हो सकते हैं। हाउ शुड पेरेंट्स रिस्पॉन्ड अगर बच्चा इस तरह से एग्रेसिव बिहेव करे या फिर थोड़ा सा हमें नज़र आए कि गुस्से में है, पेरेंट्स का किस तरह से उनके साथ बिहेवियर होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप जवाब से पहले ना, क्योंकि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपको कॉल भी करनी चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर साहिबा से कॉल पे बात करना चाहते हैं तो हमारे 2 नंबर हैं 051-890-1007 और 890-1008। इन 2 नंबर आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो डॉक्टर साहिबा से आप सवाल भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, देखिए जो आपने भी सवाल किया कि वो बच्चों के अंदर आपने सवाल किया था कि आया कैसे, या बच्चे पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए अगर एक बच्चा एग्रेसिव बिहेव सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स ने बच्चों को, स्पेशली जो हमारा इस वक्त दौर है वो है कंप्यूटर का। बच्चे 2 तरह के बच्चे हमने देखे। बच्चे वो अपनी गेम्स के अंदर, जैसे वो कुछ गेम्स के नाम है एज ऑफ एम्पायर और ये और ये, और वो एम्पायर जब कॉन्कर कर रहे होते तो वो अपने आप को खालिद बिन वलीद और टीपू सुल्तान ही बना रहे। बच्चा पैदाइशी तौर पर इंसान जिबिल्लतन सेंस ऑफ अचीवमेंट, सॉरी टू कट यू, आप अगर कोई मूवी देखते हैं तो वो आप वो हीरोइन या हीरो अपने आप को ही समझ रहे होते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये हम भी कर सकते हैं। वो पैदा ही इंसान है, खैर वो हीरोइन तो पैदा ही होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त जिस वक्त बच्चे जो है वो देख रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर एग्रेशन है या जिसके अंदर उसमें वो वायलेंस है, तो पेरेंट्स का उस वक्त सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि ऐसी गेम्स बच्चे जिसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आपने उनसे ले ली, वो जितनी एनर्जी में वो पैदा हुए थे
وہ تو انہوں نے گیم میں نکال لی. بالکل. سب سے ضروری چیز ہے جو میری گورنمنٹ کے اس پر بھی ہے کہ ہم نے جو سکولز اپنے چھوٹے چھوٹے بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں کھول لی ہیں, پلے گراؤنڈز کا سسٹم بچوں کے اندر آپ کو پیرنٹس کو چاہیے کہ جو اس وقت انرجی ان کے اندر فرسٹریشن کانفلکٹ میں ہے, بچوں میں کوگنیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی نا, ان کو ایک حد تک سمجھ آتا ہے, ان کو وہ ریزننگ نہیں کر سکتے کہ اگر اگلا بندہ یا ماں مجھے آنکھ نکال رہی ہے, باپ ڈانٹ رہا ہے, اس کے 3-4 اور کیا ریزنز ہیں. اب بچے کے اندر وہ اکٹھا ہوتا ہے, کچھ بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے, اس کے لیے ضروری ہے کہ پلیز خدا را بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر جائیں, کیا تاکہ وہ جم میں, پلے گراؤنڈز میں کوئی نہ کوئی گیم یا ہابی بچے کی ہونی چاہیے. ان کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھیں, ان کے انٹرسٹ کو دیکھیں. ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل یہ بھی ہیں کہ فیملی سسٹم بہت بری طریقے سے ٹوٹ رہا ہے, پیرنٹس کے کانفلکٹس بچوں کو بہت ہرٹ کرتے ہیں. سکولز میں کیریئر کاؤنسلر کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹیچرز کے ساتھ پیرنٹس کا ایک جو رابط ہے یا کمیونیکیشن, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از اے ٹرائنگل. پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کا جو ہمارا بڑا وہ میں کیریئر کاؤنسلر کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر بچے کے گریڈز افیکٹ ہو رہے ہیں تو کیا کوئی بولنگ اسکول کی طرف سے یا ٹیچر کی طرف سے تو ایسا مسئلہ نہیں آ رہا, جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے. بچوں کے لیے اٹیچمنٹ بہت زیادہ ایٹ ٹائمز میں کہتی ہوں کہ آپ ان کو کنٹرول نہ کریں, برڈ آئی ویو دیں. اور اٹیچمنٹ کا جو کانسیپٹ تھا کہ ہمارے وقت میں ایک ٹائم تھا کہ ہم پہلی کلاس میں جس دوست کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم وہ جب ہم او لیولز یا میٹرک کر کے نکلتے تھے تو وہی دوست ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ شادی تک وہی دوستیں چلتی تھیں. لیٹر آن ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کے لیے ایکسپوجر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کلچرل ڈائیورسٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بچے کو ٹریولنگ سے بہت سیکھتا ہے. بچوں کو نیچر کے پاس لے کے جائیں, ان کو کھلونوں سے زیادہ تفریح مقام پر لے کر جائیں, ان کو دکھائیں جو ریالٹی ہے, جو نیچر ہے. ڈیپتھ لے لی آپ کے سلیبس میں. کالر ہیں آپ کے لیے طارق صاحب کراچی سے. جی طارق, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق صاحب, سوال کیجیے گا. اچھا جی, میرا میڈم سے سوال ہے, ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں میڈم صاحب کہ کچھ دین کی باتیں بچوں کو ایسا میسج دیں. ماشاءاللہ سے آپ کی باتیں کلک کر رہی ہیں, بچے بھی سن رہے ہیں, تو وہ دین کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ بچے جو دین کی طرف آئیں, بے شک کمپیوٹر سے دین حاصل کریں, بڑوں کا ادب سیکھیں. کیونکہ بچے آج کل جو کمپیوٹر میں جا چکے ہیں نا, وہ ابھی سے ہی وہ ایسے ہیں کہ بس کیا کریں, ان کو کس طریقے سے بندہ سمجھائے. تو آپ کوئی ایسا میسج دیں دین کا جس سے بچے دین کی طرف آئیں, نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, کیونکہ اس طرف سے توجہ ہٹی ہوئی ہے. دیکھیے ٹھیک ہے طارق صاحب. جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں ماڈلنگ کر رہے ہیں بچوں کے لیے. ایک ہوتا ہے کوگنیٹو ڈیزوننس, ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہپوکریسی اینڈ منافقت. ہمارے کال اور فیل میں بچوں کی تربیت ماں باپ کرے. آپ کا روزہ رکھو, آپ کہہ رہے نماز پڑھو. اب جب وہ دیکھتے ہیں بھائی وہ تو ہے ہی نہیں کہیں, وہ تو نہ ماں پڑھی نہ باپ پڑھے, جھوٹ نہیں بولنا آپ نے, لیکن اگر ٹیلی فون آتا ہے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. آپ بات سمجھیں میری. تو مجھے جو سب سے زیادہ چیز ابھی یہی میں آپ سے بات جو کرنا چاہ رہی تھی, جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ بڑوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ, اور یہ 4 چیزیں, زندگی موت, عزت ذلت, نفع نقصان اور رزق, یہ آپ کا اگر دین کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم تو سول پر بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی وعدہ ہے, یہ نہ کوئی آپ کو دے سکتا ہے اور نہ کوئی آپ سے لے سکتا ہے. اور چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بچوں کو معاف کرنا سکھائیں, ہارنا سکھائیں, فیل ہونا بھی سکھا دیں, ان کو علم مسلمان اور مومن کا فرق بتا دیں کہ کلمہ پڑھنے سے تو مسلمان ہوں گے, مومن کیسے بنیں گے. میں نشابہ نا, میں اکثر بحث بھی کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے نماز پڑھے, وہ نماز نہیں پڑھے ہوتے, تو میں ان کو کہتا ہوں یار آپ نے بچپن میں ان کو کیا سکھایا. آپ نے بچپن میں ان کو سکھایا جی آپ اسکول جائیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, بڑے آدمی بنیں گے. میں نے کہا یار بچپن میں صرف یہی سمجھا دیتے نا کہ یار پہلے نماز پڑھ لو, نماز سے پہلے 2 نفل حاجت کی پڑھ لو, اس کے بعد آپ دیکھیے گا چیز مل جائے گی. تو وہ کسی جگہ پہ چھپائی ہوتی ہے آپ نے چیز, تو وہ ان کی ایک تربیت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ بچوں کو ٹارگٹ دیں. مجھے ایک یاد ہے, ہمارے والد ہم سے لکھواتے ہوتے تھے, آج برسی ہے ان کی, میں آپ سب سے ریکویسٹ دعا کروں گی ان کی مغفرت کے لیے بھی, کہ وہ کہتے تھے کہ آج آپ نے نا لکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے پورے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں. تو بچوں کو وہ, اور اس کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ ری انفورسمنٹ یا ان کو اس کا ریوارڈ دیں بچوں کو.
कि बताएं कि अच्छे और बुरे का फ़र्क तो बताएं फर्क ना, बता दें। कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। अच्छा होना ही, और ये रिवॉर्ड आपका मोबाइल या आपका वो नहीं होना चाहिए, आपका रिवॉर्ड होना चाहिए उनको किसी जगह पर ले जाए। मैं एक चीज़ दोबारा आपसे यही बात कहूँगी कि मोमिन कहते हैं सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। आप बच्चों को, खुदा का वास्ता है, हमें ना डॉक्टर्स चाहिए सोसाइटी को, ना हमारी सोसाइटी को पॉलिटिशियंस चाहिए, ना हमारी सोसाइटी को इंजीनियर्स चाहिए, ना हमारी, खुदा कर लिए हमारी सोसाइटी को इस वक्त जो ज़रूरत है वो इंसानियत की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा एक वो बच्चा है जो कि जिसका एक मकसद, पर्पस ऑफ लाइफ बच्चों को दे। सीरतुन नबी सर, उनके स्कूल, हमारे सिलेबस, आपने जब अमेरिकन स्कूल सिस्टम और ब्रिटिश स्कूल सिस्टम में डालना है तो आप देखें ना, इट्स वी आर फेसिंग 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर। आपके सिलेबस में सीरतुन नबी और खुदा के लिए इकबाल याद को मैं समझती हूँ, अगर आपने अपने रिलीजन, नॉर्म और कल्चर के दायरे में रहना है तो बच्चों की जिस वक्त उनका ब्रेन डेवलप कर रहा है 13 साल तक, उसमें उनको इकबाल बताएं तो सही, अपनी हिस्ट्री तो बताएं ताकि वो गैप को फिल करें। बहुत शानदार हिस्ट्री नहीं है हमारी हमें, लेकिन उससे सीखना है, सीखना उससे चाहिए। सीखे तो कि हमने रोल क्या प्ले करना है। डंडे सोटियों और ये करके आपने बच्चों को ओहदा, पावर, ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर है, ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर है कि हमने बच्चों को एक वो दे दिया है कि अगर उसके हाथ में ये वाला फोन है उसका, और ब्रांड क्या एक्सीलेंस, मैं हमेशा कहती हूँ इट इज नॉट अ स्किल, इट्स एन एटीट्यूड एंड पीपल आर बोर्न विद दैट एटीट्यूड। इमोशनली इंटेलिजेंट करें बच्चों को। इंसान का मिट्टी और सोने का फर्क एक कर दें, बिल्कुल हवाई जहाज और साइकिल का फर्क एक कर दें। आप लोगों ने पहले तो फर्क दिए हुए। आपके घरों में अगर मुलाजिम के साथ अच्छा सलूक नहीं है, अगर आप अपने से नीचे शख्स को वालिदैन ओए करके बात कर रहे हैं तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने से छोटी गाड़ी वाले को रोनते हुए नहीं जाएंगे। मैं इतनी तकलीफ के अंदर उस इंसिडेंट के बाद से, और उसके बाद जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, तो बच्चों में का कसूर नहीं है सर, हमारा सबका कसूर है। मुझे ये बताइएगा, इस सवाल का तो आपने तफसील से जवाब दे दिया, लेकिन जो आपकी डिस्कशन थी उससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर किसी बच्चे में डिप्रेशन है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो डायरेक्टली पेरेंट्स के थ्रू ही आती है। अगर पेरेंट्स उसको काम रखेंगे, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छे माहौल में बैठाएंगे, तो बच्चा ये तमाम तर चीजें नहीं करेगा। देखिए, पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। मेरा अभी इत्तफाक हुआ रिसेंटली, हमने एक कैंप किया था एक यूनिवर्सिटी में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमने 2 दिन में तकरीबन 200, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और सबसे ज्यादा जो रश था वो हमारे पास था, क्योंकि बच्चों के ऑब्वियसली एक फीस बच्चा नहीं दे सकता, बच्चे को एक तीसरा बंदा चाहिए। दादी दादा नानी नाना तो है नहीं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, और बच्चों के जो मसाइल हैं वो बड़े सीरियस हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल्स हैं, वो कुछ चीजें ऐसी भी देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए। आपके कैपिटल में ले ले, हमारे बच्चे मंशियात की तरफ जा रहे हैं, दे आर फियरलेस, वो फियरफुल, डरे हुए हैं बच्चों के अंदर, उदासी है। मैंने तो बुजुर्ग देखे, अब यकीन करें 200 बच्चा मैंने देखा, और मुझे ये लगा कि मैं बुजुर्गों से मिल रही हूँ। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि हमारा उसके बहुत ज्यादा, एक तो यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेजेस या स्कूल्स के अंदर उनके लिए बहुत मुश्किल है। डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी से लोग बच्चे आते हैं, उनके भी वो स्टेटस का वो इम्बैलेंस, मैं समझती हूँ कि सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा जो बच्चे फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर पास हो भी गए, नंबर ले भी लिए, आगे तो आपको तो आगे नौकरियां ही नहीं मिलनी भाई, स्किल्स आपकी है ही नहीं, स्किल्स डेवलप करें बच्चों में। मैं समझती हूँ बच्चों के अंदर सब कुछ, लेकिन आगे कौन जाता है? क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है जो हमारा चल रहा है, देखिए जस्टिस की लहर, तो हमारे, अगर आप देखें कि हमारे मुल्क से कितनी तादाद में हमारी यूथ बाहर गई, क्योंकि बच्चों में ना उम्मीदी का अंसर मैंने देखा, उदासी देखी, बुजुर्ग देखे यकीन करें, और वो ऐसे बच्चे हैं हमसे इतने बेहतर हैं। मैं सोचती हूँ जो हम बात आज सोच रहे हैं, जब मैं उन बच्चों से मिल रही थी, वो कुछ रोल प्ले करना चाहते हैं, वो रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए आगे ना तो ग्राउंड है, ना तो कोई फिजिकली ग्राउंड है, और ना फिर सोसाइटी में कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें वो आकर अपनी, वो तो सोशल मीडिया के थ्रू वो जितना कर सकते हैं। बहुत टैलेंटेड है हमारी यूथ, हमसे ज्यादा सच्चे, हमसे ज्यादा, मेरे ख्याल है हमारे दौर में तो चीजें ही नहीं थी, तो हमारे में तो हिपोक्रेसी थी बड़ी, हम लोग तो बड़ों की कोई बात। आजकल का बच्चा आपको फेस करेगा, आपको कन्फ्रंट करेगा, क्योंकि वो गलत को गलत कहेगा भी, जब वो नहीं कहेगा तो, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त सेल्फ हार्म की तरफ हमारी यूथ जा रही है। मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं जिसमें बच्चे अपनी जान तक लेना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमेशा फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन और वायलेंस वो अपने से कमजोर पर निकलता है, तो बच्चे के लिए उस वक्त
जब वो डिप्रेशन में जाता है, कॉग्निशन जाती है उसकी, ऑब्वियसली वो सेल्फ हार्म की तरफ जाता है, या वो खुद को मारेगा या फिर वीडियो गेम देख के आपके सामने मिसाइल हैं जिन्होंने बच्चों ने अपना उड़ा दिए। तो इसलिए इसके ऊपर कलेक्टिवली हमें काम करना है कि बच्चों के लिए हमारे पास एक्टिविटीज़, उनके स्किल्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बच्चों के लिए रीडिंग। अब आप उनसे बोलें, अच्छा मैं आज बच्चे से कहती हूँ बेटा आप खड़े होकर 2 मिनट की स्पीच कर, हम बोल रहे हैं ना आज बैठकर, वो आप उनसे वो कहेंगे जी हमसे लिखवा लो, हमसे टाइप करवा लो। कम्युनिकेशन स्किल्स हमने बच्चों से ले लिए। क्लासरूम्स में टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट था कि क्लास में हम बच्चों को या असेंबली में बच्चों को नात पढ़ लो, नात पढ़ लो, कोई मिली नगमा पढ़ लो, हम सेलिब्रेट करते थे इवेंट्स को 14 अगस्त को। अभी तो सिर्फ पटाखे ही बजते हैं, लेकिन हम फिजिकली जाते थे, हमें बताता था हमारे टीचर्स कि हमने कैसे मुल्क को बनाया है। पैट्रियाटिज्म दें, लेकिन उसकी असल हिस्ट्री यही है कि आप उनके साथ बैठकर उनके साथ बताएं कि अपने मुल्क के और वैल्यूज और मॉरल ग्राउंड्स पे बच्चों को बड़ा करें। अच्छा मैडम, पिछले सवाल के जवाब में ना आपने एक डिजिटल दौर की बात भी की थी, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि अब ज़ाहिर है हम डिजिटल एरा में हैं और स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे भी एक ये भी वजह है, हम अक्सर और बेशतर इसके ऊपर बात भी करते रहते हैं कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों की वजह से भी बढ़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी देखने वालों को आप ये भी बताएं, पेरेंट्स को, कि कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए बच्चों को एक मंथ। आपका जो मैं समझती हूँ कि स्क्रीन टाइम है आपकी दिमाग को भी, आप बॉडी का भी कोई भी मसल आप यूज करेंगे ना, अगर आप एक बाजू के लिए एक्सरसाइज करें और दूसरे के लिए नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली इसी तरह हमारे जो ब्रेन, जिसको मैंने डिजिटल हीरोइन की एक टर्म यूज की थी जो कि DSM-5 में बाकायदा, जिसको एक डिसऑर्डर के नाम जैसे बाकी मंशियात हैं, इसी तरह ये जो स्क्रीन है ये इसको डिजिटल हीरोइन है, इट्स एडिक्टिव। अच्छा, जो कि आप सब और हम सब शिकार हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये आपका हाइपोकैम्पस ऐसा एरिया होता है ब्रेन का जो कि ज़रूरी है, लेकिन वो साइज में जो रिसर्च आई कि वो लार्ज हो जाता है बच्चों का, इट्स नॉट बैड। लेकिन हाँ, तो इसलिए कि बच्चों को जब आप एक ही तरफ वो फोकस करते हैं या एक ही चीज़ को या एक ही बात को बार बार वो एक लेवल से, आप देखें ना गेम्स में जाएंगे, वो एक लेवल पे जाएंगे, आप खेलें कोई गेम, उससे नेक्स्ट लेवल, उससे नेक्स्ट लेवल। जब वो बच्चा प्रैक्टिकली लाइफ, कॉलर हैं मोहम्मद सलमान इस्लामाबाद से। जी सलमान साहब सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि बेटा है मेरा और वो स्कूल का जो है ना वो उसको पसंद नहीं है जाना, और हमें पहले शुरू में लगा कि वो नहीं होता, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ स्कूल में बच्चे और बुलिंग ये वो, तो मुझे तरह ये बताएं कि किस तरह से हम इसको करें। वो स्कूल से घबराता है। अच्छा। और वजह ये है कि कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं उसको। ठीक है सलमान साहब, बहुत अहम सवाल है और आपके इस सवाल से बहुत सारे लोग इसको समझेंगे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम बुलिंग का कहते हैं या बच्चों को। देखिए बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। अगर इनका बच्चा फील कर रहा है, यकीनन इन्होंने अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखा होगा कि बच्चा को जब उधर जाएगा, क्योंकि आप जब अपने बच्चों को वैल्यूज देते हैं तो जब स्कूल भी वैसे दें, तो बेसिकली बुलिंग, ये चीज़ अंडरस्टैंड करना जो आपने अभी कॉल की सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का अगर वो 13 साल से कम उम्र में, उसका प्रॉपर जो है वो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन है बच्चे के लिए। बहुत ज़रूरी है कि वो 13 साल तक इस किस्म के इन्वायरमेंट में आप उसको एड्रेस करें, जो उसकी टीचर है उनकी टीचर से जो इश्यूज़ हैं, और प्लीज़ बच्चे के साथ कम्युनिकेशन को रोके मत। स्कूल बदलने से मामलात हल नहीं होते। हमारे यहाँ ये होता है कि हम बच्चों को कहते हैं चलो ये जगह से नहीं इधर चले जाओ। हमने उनको सिखाना है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर पहले तो उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कि ठीक है बेटा सब लोग एक जैसे नहीं हैं, आपको ऐसे 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 लोग या बच्चे मिलेंगे। पहले तो घर में भी उनको आप जरूर बताएं कि हमें जब बाहर जाना है, जब आप देखिए परिंदा जब सोलो फ्लाइट के लिए तैयार करता है ना अपने बच्चे को, आप कभी देखें, वो मुझे याद है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द सीगल हमारे सिलेबस में थी, तो वो जब उसने उसको उड़ाया तो ऊपर बर्ड आई व्यू दिया। अच्छा। हमारे यहाँ स्कूल भेज के माएँ भी सो जाती हैं तो बाप भी चले जाते हैं। बच्चों से जरूर पूछें, खाने की टेबल पे सर खाना बच्चे के साथ खाएं, एक टाइम का खाना जरूर खाएं, क्वालिटी ऑफ टाइम पे बुक रीडिंग, और उनमें बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आप ये ना बताएं कि उसको एड्रेस ना करें, आप कोई ऐसी स्टोरी उसको जरूर सुनाएं जिसके अंदर ऐसे क्लास में बच्चे थे,
मूवी में जैसे एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तो आप बच्चों को ये दें कि अगर आपने एक जुमला और बोला एड्रेस था, करें। मेरा ख्याल है कि उसमें आपने क्रक्स भी निकाल दिया था कि आपने अपने घर का माहौल बड़ा अच्छा किया हुआ है। अब अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है और स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, और स्कूल अगर आप कितना भी अच्छा कर लें, हमारे यहाँ तो उस तरह से प्ले ग्राउंड बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल्स में नहीं है, सो उसका क्या हल होगा? देखिए मुझे कैसे नहीं है, तो इसका मतलब फिर उधर आ जाते हैं, फिर हम सरकार की तरफ आते हैं भाई कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड आप इतना हाई क्यों नहीं करते? हालांकि उनके पास जगह भी है, लेकिन उसमें आप भेजेंगे। मैं कहती हूँ कि अगर आप सरकारी स्कूलों को कितना भी अच्छा कर दें, लेकिन 3-4 नाम लेकर जब हमारी पार्टीज होती हैं और जब हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं स्टेटस के, उसमें अगर आपका बच्चा उस स्कूल के नाम से नीचे है तो आपकी ईगो, बेसिकली ये हमारी एक ईगो है। हम समझते हैं कि फला स्कूल में, मैं 3-4 अगर आप मेरे पास प्राइवेटली आएंगे तो यकीनन मैंने, जिसमें खुद भी अपने बच्चों के लिए भी यही चॉइस की थी कि आप अपने बच्चों को एक टाइम तक अच्छी मॉन्टेसरी करवाएं, अच्छा स्कूल करवाएं, लेकिन उसके बाद कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो इसके अंदर एक मॉडरेट माहौल होना चाहिए, मतलब दोनों तरह के बच्चे उसमें होने चाहिए। तो अगर ऐसा बुलिंग ऑब्वियसली है, उसको एड्रेस करें और बच्चे को समझा दें, टीचर से मिलें, और स्कूल अगर वो नहीं जाना चाह रहा तो ये उसके लिए फिर मैं आपसे कहूँगी प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर ले लें। आप बेहतर है, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे यहाँ जिस वक्त आप दिल का टेस्ट करवा रहे, जी ए मेरी रिपोर्ट दिल दी है तो ए मेरी खून दी रिपोर्ट। एक कॉलर ले लेते हैं, मोहम्मद आमिर साहब की कॉल है पीर महल से। मोहम्मद आमिर साहब पीर महल से लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद आमिर साहब। जी आमिर साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैम से सवाल ये है कि मैं अपने घर से बाहर रहता हूँ, जॉब करता हूँ अपने घर से दूसरे शहर। तो मेरा माशाल्लाह 2 साल का बच्चा है, मैं तो उसको ज़ाहिर बहुत मिस करता हूँ। वो क्या ये मेरे बच्चे पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा कि वो भी इसी तरह से मुझे फील करता होगा, अपने बाबा को मिस करता होगा कि लाइक उसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट असर तो नहीं डाल रही? सही जी, ठीक है आमिर साहब। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमारे यहाँ ये तो हमारे ऑब्वियसली जो हमारे इदारे हैं फ़ौज के भी, या कुछ ऐसे लोग हैं जो माँ बाप बाहर हैं, उसमें मैं ये बात कहूँगी कि इसमें मैं आपको अच्छी कह ले न्यूज़, यानी बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो उसकी लाइफ सेफ्टी के बाद, खाना पीना या ड्राइव्स के बाद, जो हमने देखा कि उन बच्चों में जो हमने एक बड़ा होने का टाइम या दूसरा, जिन बच्चों को वार्मथ मिल रही है, वार्मथ, उनसे मोहब्बत ना करें आप। बच्चे का और बाप का ताल्लुक मोहब्बत का नहीं होता, मोहब्बत में एक तरफ का शक होता है, ये इश्क है औलाद के साथ। वाह, इश्क में शक नहीं है। आपके ये प्राइमरी ग्रुप है जिसमें आपकी औलाद है, आपके माँ बाप है, ये तो भाई अल्लाह और रसूल के बाद बच्चे के, ये समझती हूँ कि एक वार्मथ जिसमें फिजिकल टच माँ का ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप समझते हैं आप बाहर हैं तो आप ज़रूर जाकर उसको, लेकिन शुरू के जो दिन हैं बच्चे के, मैं ये समझती हूँ कि आप, हाँ मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, कुछ ऐसा मैनेजेबल मैनेज करें कि हमारा आपके साथ कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। हमारा वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुशाबान जो हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन व यहाँ पे वक्त हो जाता है खत्म। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और कल इंशाल्लाह कुछ नए मेहमानों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे गज़ल अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।